जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइबर अपराध, साइबर क्राइम। साथियों, ये आपके स्टैटिक जीके का 7वां पार्ट है। देखिए, ये जो है ना साइबर अपराध, ये आपके हर एक एग्जाम में पूछा था, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, जूनियर असिस्टेंट हो, एवरीथिंग्स। मतलब कोई भी एग्जाम होगा वहाँ दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो आज दोस्तों हमारा 7वां पार्ट है, ठीक है, साइबर क्राइम। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो को देखिएगा, लाइक करिए, शेयर भी कर दिया करिए। देखिए, इतनी चीज़ें मैं आपके लिए रिसर्च कर कर लेकर आता हूँ, तो थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें बनती हैं कि आप भी हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए साइबर क्राइम शुरू करते हैं, साइबर अपराध शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूँ कुछ कि देखिए साथियों, मैंने कहा था कि स्टैटिक जीके 3.0 के नाम से जो मैं चला रहा हूँ, इसमें आपको पता है 24 वीडियो मेरी आएंगे। देखिए, जिसमें से मैं पहला वीडियो कौन सा, भारत और उसके पड़ोसी देश, दूसरा नोटबंदी, तीसरा दोस्तों जीएसटी, चौथा महत्वपूर्ण दिवस और पांचवा आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद और छठा मेरे साथियों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये पढ़ा चुका हूँ। और आज आप पढ़ेंगे साइबर क्राइम। ठीक है, ये सारी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी? अगर साथियों आज आप पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे जाइए ज्ञान आरबीएल के प्ले लिस्ट में, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाएंगे दोस्तों। वहाँ आपके लिए स्टैटिक जीके 3.0 के नाम से हमने प्ले लिस्ट बनाई है। इसमें दोस्तों सारी की सारी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई। इसके अलावा करंट अफेयर भी मिल जाएगा, संविधान भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें पढ़ा कहाँ से रहा हूँ मेरे साथियों, ये मैं सारी चीज़ें अपनी ही ई बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैंने बनाया है दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे इसमें सारे टॉपिक्स आपको ये वाले मिल जाएंगे, स्टैटिक वाले। और ये ई बुक आपको मिल जाएगी मात्र 99 रुपीज़ में। ठीक है, देखिए इसे आप परचेस करने के बाद प्रिंट आउट भी इसका निकलवा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। कितना रेट है? 99 रुपीज़ की। कैसे मिलेगी मैं आपको बता दूं, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक दिया हो नीचे। तो मेरे साथियों, ई बुक लेने के लिए आपको ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लेना है, डायरेक्ट ऐसा लोगो लगा हो मिल जाएगा, या फिर दोस्तों लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जा करके ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे डाउनलोड करेंगे अपना नंबर डालेंगे, ओटीपी वगैरह दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे ही आप जाएंगे, देखिए करंट अफेयर आपको मिल जाएगा दोस्तों, 25 रुपये 2025 का। ठीक है, इसके अलावा नीति आज का है, कंप्यूटर की ई बुक है, यूपी ट्रिपल एस सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी की मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी साहित्य के इतिहास मिल जाएगा 50 रुपये में, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा। और दोस्तों ये देखेंगे आप स्टैटिक जीके, ठीक है, पीडीएफ 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। जा करके दोस्तों इसको परचेस कर लीजिए। परचेस करने के बाद दोस्तों इसका प्रिंट आउट भी आप बाहर निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और साथियों को बता दें कि किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक साइबर अपराध। देखिए, साइबर अपराध वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट के लिए, आप सभी के लिए। तो साइबर अपराध के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से जानेंगे। देखिए, आप ये चीज़ मत समझ के पढ़िए इसको कि शायद ये पेपर में आएगा, ये आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित है। ठीक है, तो चलिए साथियों देखते हैं साइबर अपराध के बारे में। देखिए, साइबर अपराध होता क्या है? साइबर अपराध होता क्या? देखिए, जब हम लोग ऑनलाइन चीज़ों से जितना ज़्यादा जुड़ रहे हैं ना, उतना ही दोस्तों खतरनाक भी होता जा रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है उन सभी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, जैसे देखिए इसकी परिभाषा की मैं पहले पढ़ के बता दूं, फिर इसको समझाने की भी कोशिश करूंगा। क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपराधिक भावना से किसी कंप्यूटर कार्यक्रम, नेटवर्क डेटा, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, सेलफोन, एटीएम में प्रयुक्त होने वाली किसी कंप्यूटर साधन कोड को छिपाता है या छिपाने की कोशिश करता है, या उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है या किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है भाई। आपने क्या किया, किसी के कंप्यूटर में आपने वायरस भेज के या फिर कोई प्रोग्राम बना के उसकी सारी चीज़ें आपने हैक कर ली, या उसकी सारी चीज़ें आपने देखा कि क्या क्या कर रहा है ना, ये भी क्या है? साइबर अपराध है। ठीक, किसी कंप्यूटर कार्यक्रम को आपने, एप्लीकेशन को आपने गलत तरीके से उस पर कुछ प्रभाव डाल दिया, नेटवर्क डेटा को हैक कर लिया। ठीक, किसी सॉफ्टवेयर को आपने गलत तरीके से डलवा दिया किसी के उसमें, और उसकी सारी जानकारी आप ले रहे हैं। इंटरनेट को आपने क्या किया,
हैक कर लिया, वेबसाइट आपने हैक कर ली, क्रैश कर दी, ईमेल को दोस्तों आपने स्पैम ईमेल भेज करके उसकी सारी जानकारी ले ली, बहुत सी चीज़ें। सेल फोन पे दोस्तों आपने कोई वायरस भेज करके, है ना, या फिर एटीएम से दोस्तों धोखाधड़ी, आपके बैंक से, समझिएगा, आपके बैंक पे आपके नंबर पे कॉल आता है कि आपका केवाईसी करना है, आधार कार्ड से लिंक करना है, पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगी, आपको बताना, आपने बताया, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, वो भी साइबर क्राइम ही है दोस्तों। समझ रहे ना कि साइबर क्राइम कहाँ तक फैला हुआ है। अभी जब पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। मतलब कंप्यूटर साधन के कोड को आपको छिपाता है कोई, या छिपाने की कोशिश करता है, या उनसे कोई छेड़छाड़ करता है दोस्तों, या किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, ये सारा का सारा साइबर क्राइम है। जैसे समझिए, मान ले दोस्तों, समझिएगा, मान लिया अब कोई दोस्तों ऐप है, कोई ऐप है, इसको किसी ने दोस्तों हैक कर लिया, ये साइबर क्राइम। उसके ऐप पे देखिए, आपने किसी को मारा नहीं है, कुछ भी नहीं किया, आपने क्या किया, केवल उसके ऐप को दोस्तों हैक करके उस पर कुछ गड़बड़, जैसे हमारा दोस्तों एक बार चैनल हैक हो चुका, 2 बार चैनल हैक हो गया था ना, आपको पता होगा, हमारा ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल 2 बार हैक हो चुका है दोस्तों। वो भी क्या है, साइबर अपराध है, ठीक है, साइबर क्राइम, ठीक है। फिर किसी तरीके से दोस्तों वो फिर चैनल मतलब यूट्यूब द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि उस पर कुछ अनलीगल चीज़ें चला दी गई थी ना। तो ये सब क्या है, साइबर अपराध ही तो है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे दोस्तों काबू करने के लिए कुछ नियम भी लाए गए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों साइबर सुरक्षा के जनक कौन है, ठीक है, तो दोस्तों बॉब थॉमस हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना कि साथियों, जब हम संविधान पढ़ते हैं ना, तो संविधान में हम 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। तो उसमें दोस्तों साइबर अपराध को किस सूची में रखा गया, देखिए 3 सूचियां होती हैं 7वीं सूची में, 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची है, क्या है, संघ सूची, एक राज्य सूची, राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो आपसे पूछ सकता है कि साइबर क्राइम को, साइबर अपराध को किस सूची में रखा गया, ठीक है। देखिए संघ सूची केवल इस पर केंद्र कानून बना सकते हैं, उनको संघ सूची के अंतर्गत रखते हैं। राज्य सूची में राज्य कानून बनाएंगे, और समवर्ती सूची में समय समय पर दोस्तों राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, मगर कभी झगड़ा होता है इन दोनों बीच, तो दोस्तों केंद्र वाला कानून मान्य होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध दोस्तों राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य सूची का विषय है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2024 का लेटेस्ट एग्जाम दोस्तों, री एग्जाम हुआ था एक बार, कैंसिल होने के बाद उसमें पूछा गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि साइबर अपराध संविधान के राज्य सूची का विषय है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछा गया। आपको बता दें कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला गया, ठीक है, खोलने का प्रस्ताव है दोस्तों, ये चल रहा है, ठीक है। चलिए, और याद रखें दोस्तों, एक एक क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। देखिए, और याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हर जिले में, ठीक है, हर जिले से दोस्तों, हर जिले से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि एनसीआरपी, एनसीआरपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के द्वारा निगरानी रखी जा रही है कि दोस्तों कहाँ कहाँ साइबर अटैक हो सकता है। देखिए, अभी मैं एक चीज़ बताऊं दोस्तों, आप दोस्तों हाल ही में एक न्यूज़ सुने होंगे कि कानपुर का दोस्तों एक लड़का था, कानपुर का एक लड़का था, उसने दोस्तों जो साइबर क्राइम ठग थे ना, साइबर ठग, उन्हीं से दोस्तों लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये उसने उन्हीं से ठग लिया। देखिए, कानपुर में भी बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं। उसने दोस्तों जो साइबर क्राइम के लिए उसके बाद फोन आता है कि आपका ये हो गया, लॉटरी लग गई, आपको ये चीज़ें, उसने दोस्तों उन्हीं से ठग लिया पैसे। मतलब ऐसे भी दिग्गज हमारे यूपी पे पाए जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, उसको पुलिस द्वारा सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि साइबर क्राइम पर, साइबर अपराधों पर दोस्तों अंकुश लगाने के लिए उन पे, ठीक है, तो हर जिले में दोस्तों निगरानी केंद्र है। किसके द्वारा निगरानी की जाती है, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल द्वारा, ठीक है। और याद रखना कि साइबर अपराध की जागरूकता के लिए ट्विटर पर यानी कि एक्स पर साइबर दोस्त गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, कि साइबर क्राइम की जानकारी देगा, किस पर, एक्स पर, साइबर दोस्त, ठीक है। और याद रखेंगे कि साइबर प्रवाह, ये दोस्तों क्या है, एक पत्रिका है। साइबर प्रवाह ये त्रैमासिक पत्रिका, त्रैमासिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो 3 महीने पे निकले, ठीक है, छमाही, ठीक है, 6 महीने पे निकलने वाला, और वार्षिक दोस्तों वर्ष में एक बार, दैनिक रेगुलर वाला, ठीक है, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार। तो यानी कि साइबर प्रवाह एक ऐसी पत्रिका जो
हर 3 महीने पर आती है, जिसे दोस्तों गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा दोस्तों शुरू किया गया? तो भारतीय साइबर समन्वय अपराध समन्वय केंद्र द्वारा। किसके अंतर्गत आता? गृह मंत्रालय। यानी कि आप कह सकते हैं कि साइबर प्रवाह गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पत्रिका है, जो 3 महीने में एक बार निकलती। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों सर्वाधिक साइबर क्राइम वाला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना है सबसे ज्यादा साइबर क्राइम वाला राज्य दोस्तों, तेलंगाना है। और दोस्तों एक जामताड़ा दोस्तों बहुत फेमस है, जामताड़ा बहुत दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है साइबर क्राइम के लिए दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है जामताड़ा दोस्तों? अभी मैं आगे बताऊंगा, जब तक आप सभी सोचिए अपने दिमाग में कि कहाँ पड़ता है। ठीक है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत किससे? साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत 19 जनवरी 2018 को दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये भी आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि भारत सुरक्षित साइबर सुरक्षित भारत पहल कब शुरू की गई? तो 19 जनवरी 2018। ये भी पूछ सकता किस मंत्रालय द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मंत्रालय भी याद रखेंगे दोस्तों। समस्याएं क्या हैं? ठीक है, साइबर से समस्याएं क्या हैं? तो आपको बता दें साइबर अपराध के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराध हो रहे हैं। आर्थिक मतलब आपसे पैसे वैसे ठग ले रहे हैं, भैया पिन बताओ, है ना, आपका KYC करना है, ऐसे फालतू चीजें। कभी भी आप कोई पिन, किसी को कुछ भी OTP नहीं बताएंगे। ठीक है, ना पिन कोड ना OTP। आप समझदार हैं फिर भी दोस्तों कभी कभार हो जाता है। ठीक, तो ये समझिएगा, इनसे दूर रहिए। ठीक है, तुरंत फोन ही काट दीजिए। ठीक है, और कभी कुछ होता तो इन नंबरों पे जो बताऊंगा दोस्तों, इन पर आप सूचना दीजिए। ठीक है, चलिए तो साइबर अपराध होते हैं देखिए अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त दोस्तों। जो चीजें इलीगल है ना वो ऑनलाइन बिक रहे हैं, वो साइबर अपराध उनको भी कहते हैं, है ना। जुआ खेलना, ठीक है, ऑनलाइन जुआ खेलते, जालसाजी, दुष्प्रचार हो रहा दोस्तों साइबर जरिए, है ना, इनके जरिए पासवर्ड की चोरी, सूचनाओं की चोरी आदि बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों साइबर क्राइम शिकायत दर्ज करने का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930 दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। यार किया कभी आपके साथ साइबर धोखा होता है तो आप तुरंत दोस्तों डरिए मत, इस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराइए। ठीक है, पुलिसों द्वारा दोस्तों, जो पुलिस प्रशासन उनके द्वारा बहुत सा पैसा वापस दिलाया गया लोगों को। ठीक, तो आप डरिए ना, 1930 पर फोन करिए और अपनी सारी चीजें बताइए। हाँ, और बहुत जल्दी मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर बताना भी है। ये भी आप याद रखिएगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूचना देना है। ठीक है, चलिए तो साइबर क्राइम शिकायत दर्ज कराने का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930 दोस्तों, याद रखिएगा, यूपी पुलिस में पूछा गया। साइबर सुरक्षा संबंधित जानकारी व सहायता संबंधित वेबसाइट कौन सा है? याद रखिए www.cybercrime.gov.in दोस्तों, ये क्या है? वेबसाइट है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में। ये दोस्तों आपका यूपी पुलिस द्वारा पूछा गया। उत्तर प्रदेश का दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा कितनी? 24 घंटे के भीतर। यानी अगर आपके साथ साइबर ठग होता है, साइबर अपराध होता है, आपके पैसे या कुछ होते हैं दोस्तों, तो आपको 24 घंटे के भीतर दोस्तों 1930 पर कॉल करके बता देना है। ये क्वेश्चन पूछा गया कितने समय के भीतर? 24 घंटे के भीतर। ठीक है, ज्यादा आसानी होती है। चलिए अब साइबर क्राइम से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? पहली चीज दोस्तों, जैसे कि हमारी दोस्तों ID हैक हुई थी। ठीक है, ईमेल ID हैक हो गई थी और आपका YouTube चैनल सब कुछ हैक हो गया था ना, तो बचा कैसे जा सकता है? पहली चीज, लॉगिन ID पासवर्ड सुरक्षित रखें, रख रखाव पर इसे बदलते रहें, मतलब समय समय बदलते रहें। ठीक है, और बहुत स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं दोस्तों। इसमें आप मतलब कि चिन्ह का प्रयोग करें, है ना, और A से लेकर Z तक इन अल्फाबेटों का प्रयोग करें। और इसके अलावा दोस्तों गिनती यानी कि गणित के भी संख्याएं यूज करें, मतलब बहुत स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं। बहुत से लोग अपना नाम बना दिए, है ना, ऐसा नहीं, मोबाइल नंबर लिख दिए, ऐसा नहीं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए और इसे समय से आप चेंज भी करते रहिए। और सबसे बड़ी बात कि डबल वेरिफिकेशन लगाइए। अब तो दोस्तों आपके जिस मोबाइल से अगर कोई आपकी ID खोलता है तो आपको मोबाइल पे दोस्तों वो सेलेक्ट करने के लिए भी आता है ना, कोड भी आते हैं, तो डबल वेरिफिकेशन जरूर करिए। ठीक है, दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करिए। तीसरा दोस्तों फायर वॉल का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये क्या करता है? ये
इसका कार्य क्या होता है, पूरी गतिविधियों को मॉनिटरिंग करेगा और अनाधिकृत जो उपयोग करता है उनसे बचाता है, उनको दोस्तों आने नहीं देता। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में बहुत पूछा था फायरवॉल के बारे में दोस्तों, बहुत पूछा था, बहुत ही ज़्यादा फायरवॉल के बारे में पूछता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों फायरवॉल के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से बचाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग होता है। याद रखिएगा फायरवॉल का काम क्या होता है, ये दोस्तों अनाधिकृत जो उपयोग करता है, मतलब फालतू चीज़ें जो आपके कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करती है उनसे बचाता है। चौथा दोस्तों, डाटा का बैकअप कॉपी रखें, मतलब जो डेटा है आपका ऑनलाइन है उसको दोस्तों आप एक किसी बैकअप रख लीजिए, ये अगर कभी उड़ता है तो हमारे पास डेटा ये रखा हुआ है। तीसरा दोस्तों, पांचवा क्या है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना। दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, ये आपके जो आईपी एड्रेस होता है ना उसको छिपाता है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एड्रेस को बताता नहीं है दोस्तों, ये चीज रखेंगे। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना चाहिए। छठा क्या है, डाटा को गुप्त कोड यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदलकर भेजना चाहिए, वो प्राप्त करना चाहिए, यानी कि उसकी लैंग्वेज चेंज करके आपको इसको भेजना है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें आपको पता है कि कंप्यूटर करता ही है। ठीक है, चेंज करके। और सो किसी को भी किसी तरह की जानकारी, जैसे कोई आपसे ओटीपी पूछे, पिन पूछे, या कुछ भी दोस्तों आपसे पूछे, ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है और इन चीज़ों को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, कोई आपको फ़ोन करेगा, हम अधिकारी बोल रहे हैं, आपने यहाँ पे अश्लील वेबसाइट खोली है, या फिर आपने दोस्तों इसका आपने ये गांजा सप्लाई किया है, आपके तार इससे मिले हैं, तो आप डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये इससे भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ ना। चलिए अगला दोस्तों, साइबर क्राइम के प्रकार। देखिए बहुत सारे प्रकार हैं, मगर दोस्तों एक साइबर जासूसी होता है, आपके जासूस करना, किसी भी सॉफ्टवेयर द्वारा आपके मोबाइल में डाल देगा, आपकी जासूसी। साइबर हमला होता है, अटैक होता है, साइबर युद्ध भी होता है दोस्तों। ठीक, और साइबर आतंकवाद दोस्तों, आपको बता दें आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग करते हैं उन्हें हम दोस्तों साइबर आतंकवाद कहते हैं। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछ ली गई कि निम्नलिखित में से साइबर अपराध क्या है, साइबर आतंकवाद क्या है। तो आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइबर आतंकवाद। यूपी पुलिस में पूछा गया। चलिए साइबर स्पेस क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे साइबर स्पेस क्या होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अनुसार साइबर स्पेस लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंतःक्रियाओं का एक जटिल प्रवेश है, जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्तियों और नेटवर्कों के विश्वव्यापी वितरण समर्थन मिलता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर शॉर्ट फॉर्म में जाने तो इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारी या संपूर्ण डाटा क्या है, साइबर स्पेस कहलाता है, साइबर स्पेस कहलाता है। यानी कि इंटरनेट पर जितना भी डेटा आपको मिलेगा वो सभी को हम, संपूर्ण डेटा को हम साइबर स्पेस कहते हैं। आपको बता दें कि साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो विलियम गिब्सन द्वारा किया गया था 1984 में। इन्होंने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में किया था। ठीक है, यानी आपसे पूछ सकता है कि साइबर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो दोस्तों विलियम गिब्सन ने किया। कब किया, 1984 में। किसमें किया, तो इनकी एक पुस्तक थी उसमें किया, जिसका नाम था न्यूरोमैंसर। ठीक है, चलिए आप दोस्तों देखते हैं कि साइबर वारफेयर क्या होता है। साइबर वारफेयर आपको याद रखना है, साइबर वारफेयर क्या होता है। तो आपको बता दें किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर, किसी राष्ट्र द्वारा, यानी कि जब एक देश दूसरे देश के, है ना, राष्ट्र मतलब देश, ठीक है, जब किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क घुसकर गुप्त व संवेदनशील डेटा चुराना, डेटा को नष्ट करना, क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है। यानी कि एक देश से दूसरे देश पर साइबर हमला करना दोस्तों, ये क्या होता है, कह सकते हैं इसको हम साइबर वारफेयर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों एम्स पर साइबर हमला हुआ था, मुझे जैसे पता चला था दोस्तों कि चाइना द्वारा किया गया है। हमारे एम्स में दोस्तों बहुत से डेटा डिलीट हो गए थे, है ना। एम्स जो दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल, उस पर दोस्तों साइबर अटैक हुआ था। ठीक है, कनाडा में दोस्तों साइबर हमला हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 29 सितंबर 2023 को। दोस्तों अमेरिका में भी हुआ था। ठीक है, पूरी दोस्तों यहाँ की जो उड़ानें थी वो रद्द कर दी गई थी अमेरिका में। ठीक है, तो ये दोस्तों दूसरे देश द्वारा की जाती हैं। ठीक है, एक युद्ध की तरीके, साइबर युद्ध मतलब कि आप वहाँ गोला बारूद नहीं चला रहे हैं, वहाँ के दोस्तों साइटें हैक कर ले रहे हैं। ठीक है, पूरा सिस्टम है हैक हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों साइबर वारफेयर कहलाती है। अब साइबर क्राइम के लिए कानून, अब देखिए समझिएगा, मान लो दोस्तों दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ये दोस्तों इसने इसको उठा और
2 लठ इसके मारा, इसने इसको मारा 2 लठ, है ना, और ये मर गया। तो दोस्तों ये मर गया तो इसके परिवार वाले जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, तो दोस्तों इसको सज़ा मिल जाएगी, भैया आपने बहुत ही मतलब बहुत ही बेरहमी से मारा है, तो आपको जो भी सज़ा होती है, मृत्यु दंड हो गई या फिर दोस्तों उम्र कैद हो गई, तो इसके लिए सज़ा मिल गई। ठीक है, सज़ा मिल गई। आपने दोस्तों चोरी कर ली, किसी घर से पैसे उड़ा लाए, तो उसके लिए सज़ा मिल गई। मगर इसके लिए कौन सज़ा? मान लो दोस्तों ये एक व्यक्ति है ए और ये व्यक्ति है बी। इसने क्या किया, इसने दोस्तों एफबी पर अकाउंट बना रखा, मतलब एफबी पर अपना अकाउंट बना रखा, और इसने क्या किया दोस्तों, इसका एफबी का अकाउंट ही हैक कर लिया। अकाउंट हैक कर लिया और दोस्तों किसी को गलत मैसेज कर रहा है, थ्रेट दे रहा, किसी से पैसे मांग रहा है। तब दोस्तों इसने तो किसी को मारा भी नहीं ना, तो इसको क्या होगा? तो साथियों इसी के लिए या फिर दोस्तों इसी चीज़ के लिए, या फिर आपने किसी कंप्यूटर हैक कर लिया, ठीक है, और है ना, और साथियों इसी चीज़ के लिए एक कानून लाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 लाया गया। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के लिए यानी साइबर क्राइम के लिए कानून लाया गया। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000। कब मंजूरी मिली राष्ट्रपति द्वारा? तो 9 जून 2000 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दी गई। आपको पता है इसे KR नारायण उस समय राष्ट्रपति थे, ये भी आपसे पूछा सकता है, याद रखिएगा। लागू कब हुआ? तो लागू दोस्तों 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू। दोस्तों दोनों डेटे आपको याद रखनी है, यूपीएससी में पूछा गया लागू कब हुआ था। 17 अक्टूबर को लागू हुआ और 9 जून 2000 को क्या मिला था, इसको दोस्तों मंजूरी मिली थी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसमें दोस्तों 13 अध्याय, 94 धाराएं व 4 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा, साइबर क्राइम से संबंधित जो आपका नियम है, अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दोस्तों, उसमें 13 अध्याय, 94 धाराएं व 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको पता होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में दोस्तों इसमें कुछ चेंजिंग की गई। उसको दोस्तों कब लागू किया गया? तो 27 अक्टूबर 2009 को लागू किया। ये भी आपकी यूपी पुलिस से पूछा गया कि संशोधन 2008 कब लागू हुआ? 27 अक्टूबर 2009 से। ठीक है, आपको बता दें जब 2008 में संशोधन हुआ तो 2008 में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया था। आपसे पूछा गया कब संशोधन किया गया, ये भी आपको देखिए जेल वार्डन पूछा गया। 2008 में एक बार संशोधन भी हुआ। अब देखिए 2008 में संशोधन में साइबर सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया था, आपको याद रखना। और देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सजा क्या है? उम्र कैद रखी गई। ये आप यूपीएससी में पूछा गया कि भैया अगर साइबर आतंकवाद फैलाते हैं आप, तो आप दोस्तों अगर पकड़े गए तो सजा क्या होगी? उम्र कैद होगी। ठीक है, और एक याद रखेंगे दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया कि कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद पुलिस निरीक्षक से नीचे का ना हो, वह आईटी एक्ट 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच करेगा। यानी कम से कम दोस्तों पुलिस निरीक्षक हो, कम से कम। इसके ऊपर रेंज कर सकते, इसके नीचे दोस्तों नहीं कर सकते। यानी कि आपको बता दें कि कांस्टेबल इसकी दोस्तों जांच नहीं कर सकते। यानी कि पुलिस निरीक्षक से ऊपर का ही कोई होगा, रैंक का होगा या फिर पुलिस निरीक्षक होगा, वही साइबर अपराध की जांच करेगा। ठीक है, चलिए आईटी एक्ट 2000 के अनुसार दोस्तों कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट से संपर्क कर सकता है दोस्तों। ठीक है, वो दोस्तों मतलब जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न जाकर सीधा हाई कोर्ट जा सकता है अगर दोस्तों साइबर क्राइम से संबंधित कोई पीड़ित है तो। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो चर्चित इनसे कुछ चीजें हैं। आईटी एक्ट की धारा 62 ये क्या है? तो दोस्तों सीएटी, क्या सीएटी के फैसले या आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति अधिकरण के फैसले या आदेश की अधिसूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर दोस्तों उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ये आपके यूपीएससी में पूछा गया, कितने दिनों के भीतर दोस्तों? 60 दिनों के भीतर वो उच्च न्यायालय में आदेश कर सकते दोस्तों, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से चीजें होती है तो असंतुष्ट है तो। एक दोस्तों आईटी एक्ट 66A जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखेगा आईटी एक्ट 66A। ठीक है, आपको बता दें कि इसको रद्द किया गया बाद में। ठीक है, क्या है दोस्तों? वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार देते हुए रद्द कर दिया गया। इसमें क्या था दोस्तों? इसमें यह दोस्तों किसका उल्लंघन कर रहा था? तो आर्टिकल 19 का भाषण की स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 दोस्तों जीवन की जीने का अधिकार दोस्तों, जीवन का अधिकार, इन दोनों के विपरीत है। इसलिए इसको कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया। आपसे पूछा जाएगा कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ दोस्तों किस आईटी एक्ट द्वारा हटाया गया? किस आईटी एक्ट में था? 66A। ठीक, कब हटाया गया? 2015 मामले में। ठीक है, किसका दोस्तों ये वायलेशन था? तो आपके संविधान के आर्टिकल 19 और 21 का। ठीक है, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार होते कुछ, है ना, बौद्धिक अपराध भी कह सकते हैं इनको।
कि बौद्धिक अपराध क्या होते हैं, बुद्धि वाली चीज़ें। आपसे कोई बुद्धि छीन सकता नहीं। आपसे पूछें क्या आपसे कोई बुद्धि छीन सकता? क्या आपकी, जैसे कहते नहीं गाँव में, क्या आपका कोई शिक्षा छीन लेगा? नहीं, मगर छीनेगा। कैसे छीनेगा अब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है आपको बता दें। यदि कोई नया विचार लेकर आता है, यदि कोई व्यक्ति कोई नया विचार लेकर आता है तो वह, याद रखिएगा, तो वह क्या होता है, ठीक है, तो वह क्या होता है दोस्तों, तो यह मूल विचार उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा। आप समझिए, मेरी बात समझिए, आपके दिमाग में एक चीज आया कि भाई मैं किसी चीज को ये कर सकता हूँ। मान लिया आपने कोई रेसिपी सोच ली, बहुत अलग सी यूनिक सी रेसिपी सोच ली, या फिर दोस्तों आपने कोई ऐसी चीज़ बना दी, आविष्कार कर दी कि ज़िंदगी में मतलब कभी किसी ने बनाया ही नहीं, कभी किसी ने सोचा नहीं। तो आपके क्या है, बौद्धिक विचार है, आपने सोचा दोस्तों, आपने बुद्धि जमाई और आपका विचार है ना। याद रखिएगा, यदि कोई नया विचार लेकर आता है तो यह मूल विचार उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा होती है, वो आपकी बौद्धिक संपदा है। अब कैसे है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, तो आपको बता दें, बौद्धिक संपदा से तात्पर्य आविष्कार। आप कोई नया आविष्कार कर लें, साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों, ठीक है, कोई साहित्यिक रचना हो गई दोस्तों, अलग सी कलात्मक अभिव्यक्तियां हो गई, डिजाइनों, कोई आप डिजाइन अच्छी से कर लिए गए, ठीक है, प्रतीकों, नाम व लोगों, कोई दोस्तों प्रतीक आपने बना लिया या फिर लोगो आपने बना लिया, कोई कंपनी का नाम है ना, तो अगर वो दोस्तों आपने अलग से बना लिया, उसके लिए आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा। एक दोस्तों कॉपी इसके पूछा जा सकता है, ये क्या करता है, तो आपकी साइट को ऑनलाइन साहित्यिक चोरी के खतरे से बचाने में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिएगा, जो आपकी चीजें हैं बौद्धिक संपदा, इस अवधारणा का स्वामित्व निर्माता और बौद्धिक संपदा के धारक के पास होता है। जैसे आपने दोस्तों कोई चीज सोचा, मान ले, सोचिए छोटी सोचिए, मान ले दोस्तों कि आपने कोई दोस्तों एक अच्छा सा कोई विचार आया आपने एक कोई नई खोज कर दी कि भैया हमें लखनऊ दिल्ली जाना था, हम एक चीज़ ऐसे कुछ बना दे, कुछ नई सी चीज़ें, ठीक है, तो वो चीज़ तो देखिए आपका दिमाग है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मान लिया आपका दिमाग है, किसने चोरी करके वो कहते हैं हमारी है चीज़, ये तो हमने बनाई, उसने उसको बेचना शुरू कर दिया, व्यापार कर लिया, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट लेनी होगी, ठीक है, पेटेंट लेना होगा, ट्रेडमार्क लेना होगा। मगर ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ये कॉपीराइट किस में दी जाती है, पेटेंट किस में दिया जाता है, और ट्रेडमार्क कैसे दिया जाता है, वो सब चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो यानी कि याद रखिएगा, बौद्धिक संपदा कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि के माध्यम से कानूनी रूप से सुरक्षित होती है, संरक्षित होती है। पहला है कॉपीराइट, ठीक समझिएगा। कॉपीराइट क्या है, जो साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के निर्माता और सिनेमोटोग्राफी, फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माता को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। जैसे दोस्तों मान लिया हमने कोई वीडियो बनाया यूट्यूब पर, ठीक है, अब इसे कोई व्यक्ति कॉपी करके अगर डालता है तो हम उसको कॉपीराइट दे सकते हैं। ठीक है भैया, ये हमारा कंटेंट है, इस पे हमारा हक है, तुमने कैसे कर दिया यूज, ठीक है, तो ये कॉपीराइट है। वो दोस्तों अब वो हमसे जो चाहेगा, मतलब हम उसे जो चाहेंगे वो वही करेगा, या तो उसको डिलीट करवा दे उसको, या फिर उससे हम पैसे ले लें, या फिर दोस्तों उसको हम उसके चैनल तक को भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझिए। या फिर कोई साहित्यिक आपने ली, ऐसे दोस्तों आप कॉपीराइट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई चोरी करता है उस पर कॉपीराइट क्लेम जाएगा। ठीक है, तो भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 में आया था, जो कॉपीराइट संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है पेटेंट। अब देखिए आपने साहित्य वाहित्य दिखा तो उस पर कॉपीराइट दे सकते हैं। पेटेंट क्या होता है, अगर आपने कोई नया आविष्कार कर दिया, मान लीजिए दोस्तों कि मान लिया किसी ने एरोप्लेन बनाया होगा, एरोप्लेन उड़ने वाला ना। अब सो मान लिया, समझिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, विद्युत बल्ब किसने बनाया था, थॉमस एल्वा एडिसन। अब मान लिया विद्युत बल्ब दोस्तों ये गरीब होते, इन्होंने बना दिया, कोई कंपनी नजर पड़ती दोस्तों, वो क्या करती, वो दोस्तों विद्युत बल्ब देख लेती कि ये नई आविष्कार बहुत अच्छा लग रहा, वो दोस्तों इसका निर्माता शुरू कर दे और उसको कोई नाम देकर दोस्तों वो अपना क्रेडिट खा जाती, हाँ हमने बनाया। तो इसके लिए दोस्तों क्या चाहिए कि आपने कोई चीज़ बनाई तो उसका पेटेंट करवा लें। जब पेटेंट करवा लेंगे दोस्तों वो आपके नाम से पेटेंट हो जाएगा, फिर दोस्तों आप ही उसको बेच सकते हैं या वितरित कर सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी को दे सकते हैं पैसे लेकर के, बिना आपकी इजाजत दोस्तों दूसरा कोई वो चीज नहीं कर सकता। ठीक, ये होता है पेटेंट। तो पेटेंट दोस्तों किससे संबंधित है, आविष्कारों से। याद रखिएगा किससे संबंधित, आविष्कारों से। ठीक है, मान लिया आप सब बोल ले कि रमेश ने एक चीज का आविष्कार किया, तो वो कोई चीज उसका यूज ना करे, इसके लिए उसे क्या लेना पड़ेगा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो पेटेंट। ठीक है, तो आविष्कारों को पेटेंट कराने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है दोस्तों, आवेदन करिए। जब एक पेटेंट प्रदान किया था दोस्तों, तो मालिक को दूसरे को संरक्षित आविष्कार का उपयोग करने, बेचने व वितरण करने से रोकने का अधिकार मिल जाता है। यानी दूसरा कोई ना इसे संरक्षित कर सकता है, ना इसका आविष्कार करके अपना बता सकता, ना ही इसे बेच सकता, ना ही इसे वितरित कर सकता।
ये चीज़ उसके मालिक आप हो जाएंगे। फिर आप जो चाहेंगे, आप किसी कंपनी को बेचेंगे, आपको बहुत मोटा रकम मिलेगा, हाँ ये हमने बनाना सीखा है ना, समझ गए। चलिए ट्रेडमार्क, तीसरा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसको मिलता है दोस्तों? कोई भी दृश्य प्रतीक हो गया, शब्द हो गया, नाम हो गया, लेबल हो गया। अब देखिए मान लो तो हमारा लोगो है, जो ज्ञान आरबीएल का लोगो है, उसको दोस्तों हम ट्रेडमार्क करा लेना, फिर दोस्तों कोई भी ये लोगो यूज नहीं कर सकता। जैसे आपने पतंजलि आपने देखा जो प्रोडक्ट है, इस पर आप देखेंगे तो आर लिखा था ना, ये रजिस्टर हो गया, यानी कि ये दोस्तों ट्रेडमार्क है, इस नाम को अब दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, है ना। जो बड़ी बड़ी दोस्तों नाम है उनको कोई व्यक्ति यूज नहीं कर सकता अगर उसका ट्रेडमार्क ले लिया गया है ना। और सो लोगो हो गया, कोई दृश्य प्रतीक हो गया, दिखने वाला शब्द हो गया, इन चीज़ों पर आपका क्या होता है, ट्रेडमार्क लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ब्रांड या वाणिज्यिक उद्यम को या अन्य ब्रांडों या वाणिज्यिक उद्यमों से अलग करता है, यानी ये अब इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता, या भ्रमित करने वाले समान चिन्ह का उपयोग करने से भी रोकता है। मान लो दोस्तों कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, अब हर चीज़ की कॉपी आ जाती है दोस्तों, ठीक है, मगर अगर आपने उसका ट्रेडमार्क लिया तो उस नाम से कोई दूसरा चीज़ नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए आप दोस्तों याद रखते हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का निर्माण किया था। और एक चीज याद रखें, आपसे पूछ सकता है कि BN श्रीकृष्णा समिति 2018 में लाई गई, किसके लिए थी? तो पर्सनल डाटा संरक्षण पर आधारित थी। क्या? BN श्रीकृष्णा समिति किस पर आधारित थी? पर्सनल डेटा संरक्षण पर ये आधारित थी। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां खोला गया? तो बेंगलुरु में। देखिए आपको यूपीएससी में पूछा गया, भारत का पहला साइबर डाकघर कहां खोला गया? चेन्नई में खोला गया। याद रखिएगा, भारत की पहली साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहां खोली गई? तो त्रिपुरा में खोली गई। कहां पर दोस्तों? त्रिपुरा में। अगला है कि महाराष्ट्र, दोस्तों महाराष्ट्र, मुंबई है ना, मुंबई कहां स्थित? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना जिसने एक साथ प्रत्येक जिले में दोस्तों एक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया, यानी कि हर एक जिले में इकट्ठे कहा कि हर एक जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन होगा। ठीक है, ऐसा राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र बना। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कहां खोला गया साइबर पुलिस स्टेशन? तो नोएडा और लखनऊ में। आपको बता दें साथियों कि कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध क्या होता है? संज्ञेय और जमानती होता है ना, संज्ञेय होता है, जमानती होता है, जमानत मिल जाती है। ठीक है, चलिए पैकेज क्या होता है दोस्तों? देखिए यूपीएससी में पूछा गया, पैकेज सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क भेजे गए डेटा का एक सतत खंड होता है। मतलब पैकेज क्या होता है? सूचना जो भेजते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? पैकेज बोलते हैं। देश का पहला AI सिटी के रूप में किसको विकसित कर रहे हैं दोस्तों? लखनऊ को देश का पहला AI सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। देखिए हाल ही में चर्चित साइबर ठगी के लिए प्रचलित जिला कौन सा है? देखिए मैंने अभी पूछा था ना, वो जामताड़ा है। कहाँ पर है? तो झारखंड में पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या है? प्रचलित भी है। चलिए अगला दोस्तों, बुडापेस्ट कन्वेंशन 2000 में आया दोस्तों। इसका किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है जिसे साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 में आया, किससे संबंधित? साइबर क्राइम से। ठीक है, इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 32B क्या कहता है कि डाटा तक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है तथा इस तरह यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। इसी कारण भारत ने इस पर अभी तक दोस्तों हस्ताक्षर नहीं किया, यानी कि इस कन्वेंशन पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर किए ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे कि भैया बुडापेस्ट कन्वेंशन में भारत शामिल नहीं है, भारत ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चलिए, तो सारी चीज़ें आपने बेसिक चीज़ें देख ली है। अब देखते हैं कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है साथियों? यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर रखी फाइलों को क्षति पहुंचाता है। ये आपका प्रश्न पूछा गया IBPS में। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर वायरस आपको पता है जब चाहता है तो ये जो फाइलें होती है ना उनको दोस्तों क्या करेगा? क्षति पहुंचाना शुरू कर देगा, उनका नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और जिससे आपके कंप्यूटर वगैरह हैक करने लगते हैं। ठीक, हैंग करने लगते हैं। ठीक है, चलिए चलने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर के बारे में बताते हैं आपको दोस्तों, मालवेयर क्या होते हैं। तो साथ ही रखिएगा, एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है, यह वायरस से भरा हुआ एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, मालवेयर क्या होता है? वायरस से भरा हुआ प्रोग्राम होता है। मालवेयर आक्रमण वह आक्रमण होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। यानी कि मालवेयर आक्रमण वह आक्रमण होता है दोस्तों जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, उसको हम मालवेयर आक्रमण कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया। मालवेयर के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? जैसे वायरस हो गया, वार्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया और स्पाईवेयर हो गया। चलिए वायरस के बारे में जानते हैं। पहले चीज, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइजेस, यह वायरस क्या होता है, एक द्वैतपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वायरस कहलाता है। ये आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। इसके आविष्कारक कौन थे, तो फ्रेड कोहेन। आपको बता दें विश्व का पहला वायरस जो कंप्यूटर फैला दोस्तों अल्क क्लोनर था, ठीक है, अल्क क्लोनर। देखिए कहीं कहीं क्रीपर मिलता है तो क्रीपर भी ठीक है, ठीक है। अल्क क्लोनर दोस्तों ये आपका कंप्यूटर फैला था और ये नेटवर्क फैला था, ठीक है, याद रखिएगा। तो और है ना, अगर दोस्तों ये नहीं दोस्तों तो आप क्रीपर लगाएंगे, ठीक है यार, क्रीपर आपको पूछा भी गया ना, तो क्रीपर आप ज़्यादा सही मानेंगे, ठीक है। तो विश्व का सबसे पहला वायरस जो नेटवर्क फैला दोस्तों, जिसे 1971 में बॉब थॉमस द्वारा बनाया गया, ठीक है, बॉब थॉमस द्वारा बनाया गया दोस्तों, वो क्रीपर था। ये क्वेश्चन आपके UPSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2 फरवरी 2025 में पूछा गया, ठीक है। आपको बता दें क्रीपर वायरस फैला कहाँ, तो पहला दोस्तों आपका इंटरनेट कौन सा था, ARPANET। आपको बता दें क्रीपर वायरस ने ARPANET को संक्रमित किया था, जिसे दोस्तों रे टॉमिल्सन, आपको पता है रे टॉमिल्सन ने सबसे पहले ARPANET से ही दोस्तों आपका ईमेल भेजा था ना, जिसे दोस्तों कौन सा, देखिए क्रीपर वायरस ने किसको संक्रमित किया, ARPANET को। और ARPANET को दोस्तों जो संक्रमित हुआ उससे वायरस को हटाने के लिए रे टॉमिल्सन ने, किसने, रे टॉमिल्सन दोस्तों ईमेल के जनक जो थे ना, हटाने के लिए पहला एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया जिसे हम रीपर कहते हैं। यानी क्रीपर को हटाने के लिए रीपर बनाया गया। ये वायरस है क्रीपर और रीपर क्या है, एंटीवायरस। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्रीपर को हटाने के लिए पहला एंटीवायरस रीपर बनाया गया, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों अगला है कि भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस कौन सा है, हैप्पी बर्थडे जोशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कि भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस कौन सा, हैप्पी बर्थडे जोशी। और विश्व का पहला वायरस कौन सा है, रीपर, ठीक है। और भारत का पहला बूट सेक्टर वायरस कौन है, ब्रेन। और दोस्तों 2000 से अब तक सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस कौन सा है, आई लव यू। दोस्तों ये तो वैसे भी बहुत तगड़ा वायरस है, अगर किसी लड़के के दिमाग में घुस जाए तो दोस्तों वो तो वैसे ही हैंग रहता है, ठीक है, लड़कियों के चक्कर में। आई लव यू वायरस ही इतना खतरनाक वायरस, सबसे खतरनाक वायरस यही है दुनिया में अभी भी दोस्तों, ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वायरस का स्रोत क्या है दोस्तों, इंटरनेट से फैलेगा। सबसे ज्यादा वायरस दोस्तों स्पैम ईमेल से आते हैं, ठीक है, ये भी आपके MPPC से पूछा गया। यानी इंटरनेट से आपके सिस्टम में, मोबाइल में वायरस आ सकते हैं, और उससे सबसे ज्यादा वायरस आपके स्पैम ईमेल से भी आते हैं, ठीक है। देखिए वायरस का कंप्यूटर प्रभाव क्या पड़ता है आपको, मतलब लक्षण कैसे पहचानेंगे आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो समझिए कंप्यूटर में वायरस पहचानने के लक्षण क्या क्या है, SBI पूछेगा लक्षण भी, ठीक है। पहला है कि कंप्यूटर का स्वतः रिबूट हो जाना, कंप्यूटर मतलब अपने आप दोस्तों खुल के बंद हो रहा है। कंप्यूटर का बार बार हैंग होना दोस्तों, ये भी वायरस का ही प्रभाव है। वेब ब्राउजर को असामान्य या गलत होम पेज को खोल देना दोस्तों, आप क्या खोले, दूसरा कोई पेज खोल दे, ठीक है। कंप्यूटर की कार्य गति का धीमा होना, कंप्यूटर मेमोरी में स्थित कुछ फाइलों को प्रभावित होना, कुछ फाइलें गायब हो जाना, कुछ फाइलें खुलना नहीं खुल रही, कुछ प्रोग्रामों का कंप्यूटर में न चलना दोस्तों, ये वायरस के ही प्रभाव है। यानी कि आप समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक पॉलीफॉर्मिक वायरस क्या है, तो दोस्तों यह स्वचालित रूप से स्वयं को कूटबद्ध करता है और अपनी प्रतिलिपियां बनाता है, मतलब खुद को कई सारे भागों में बांट देता, प्रतिलिपियां अपनी फोटोकॉपी कर लेता है वो सारी ना, ये आपके UPSI में पूछा गया, उसको हम पॉलीफॉर्मिक वायरस कहते हैं। वार्म क्या होता है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, वार्म क्या होते हैं, यह अकेले आता है किंतु अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाता है। यानी कि एक आएगा और अपने फोटोकॉपी कर ले, मतलब कहते हैं ना बहुत सारे बच्चे दे देता, तो वैसे दोस्तों अपनी खुद की फोटो कॉपी करते बहुत सारी वार्म ले आता, ठीक है। तो ये दोस्तों IBPS RRB PM पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कि भैया कौन अकेले आता अपनी प्रतिलिपियां बना लेता है स्वयं, है ना, यानी एक से बहुत कर लेता है, ठीक है, ये समझ लीजिए दोस्तों, एक से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दोस्तों वार्म बना लेता है, ठीक है। चलिए यह स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिक्रिया बनाता, दोस्तों खुद, मतलब से एक राक्षस था दोस्तों रक्तबीज, जितने रक्त दोस्तों टपकते थे उतने रक्तबीज तैयार होते, वैसे दोस्तों इसको हम रक्तबीज भी कह सकते हैं। मतलब एक जाएगा और खूब फोटोकॉपी कर करके खूब सारी आपके वार्म बना लेता है, ठीक है। चलिए अब स्रोत क्या होते हैं, किसी अपरिचित वेबसाइट के साथ या फेक वेबसाइट के साथ दोस्तों आप उसको खोलते हैं, उससे दोस्तों आपके यहाँ वार्म आ जाते हैं।
इसमें फ़ोन और लैपटॉप गर्म होने लगता है और हैंग होने लगता है। जैसे आपके लैपटॉप में दोस्तों वायरस वार्म आते हैं ना, तो आपका लैपटॉप गर्म करेगा, हीट करेगा दोस्तों, मोबाइल हीट करेगा, ठीक है, और दोस्तों हैंग करने लगता है। तो आप समझ जाइए वार्म आपके इसमें है। यह सबसे ज़्यादा दोस्तों हार्ड डिस्क को प्रभावित करता है, जिसमें दोस्तों डेटा होता है, हार्ड डिस्क जिसमें डेटा होता है उसे दोस्तों सबसे ज़्यादा वार्म प्रभावित करता है, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा स्टक्सनेट क्या है, तो याद रखिएगा यह एक कंप्यूटर वर्म है। क्या है? एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। किसको दोस्तों? उद्योग को निशाना बनाता है, औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने दोस्तों 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पता है कि ईरान परमाणु बनाना चाह रहा था दोस्तों, उस पर दोस्तों स्टक्सनेट द्वारा दोस्तों आक्रमण करवाया गया था। उसने पूरी नियंत्रण प्रणाली को बहुत ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। 2019 पेपर में पूछा गया यूपी पुलिस के, ठीक है, याद रखेंगे। स्टक्सनेट क्या है दोस्तों? ये ईरान पर इसके द्वारा हमला किया गया था परमाणु कार्यक्रम पर, ठीक है। ट्रोजन क्या होता है? तीसरा, तो ट्रोजन क्या होता है? इसे फेक सॉफ्टवेयर या नकली प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। स्रोत क्या है दोस्तों? इंटरनेट खुला होने पर कभी कभी अलर्ट आते रहते हैं और कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की सलाह का नोटिफिकेशन आता है, जिसे डाउनलोड करने के बाद भी कहीं ना मिल पाने वाले सॉफ्टवेयर को ट्रोजन कहते हैं। मतलब ये दोस्तों डिवाइस में यूजर को निजता पर अटैक करता है। यानी कि आप कभी कभार देखते हो दोस्तों, आप पे ये कोई ना कोई दिखाता कि ये डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आपने डाउनलोड कर लिया सॉफ्टवेयर, वो कहीं मिलता नहीं है, समझ लीजिए वो दोस्तों ट्रोजन है। आपने गलत चीज़ें डाउनलोड कर ली है, वो आपका ट्रोजन है, वो आपकी निजता पर अटैक करेगा। अगला है स्पाईवेयर, यह जासूसी करने वाला मालवेयर होता है दोस्तों, यार क्या यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? जासूसी करना है। स्पाईवेयर जैसे क्या आप अभी देखते दोस्तों, देखिए ये कहीं कहीं दोस्तों ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप क्या करिए दोस्तों, आज आप सर्च करेंगे ना, गूगल पे सर्च करते रहिए कि आप शूज, ठीक है, शूज है ना, आप शूज देखते हैं तो दोस्तों आप एक बार शूज करेंगे ना, आप कहीं भी जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, है ना, आप दोस्तों किसी भी साइट पे जाएंगे, वहां आपको शूज के ही प्रचार आएंगे, शूज के ही प्रचार आएंगे। क्यों? क्योंकि स्पाईवेयर होता है, वो आपकी जासूसी करता है, आप किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, आप कैसी जीवन शैली जी रहे हैं, तो वैसे ही हिसाब की चीज़ें आपको दिखाता रहेगा। जब तक आप खरीद नहीं लेंगे दोस्तों, आपको सूज ही सूज दिखाता रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर दोस्तों यह दो प्रकार का होता है। पहला है कि की लॉगर, यह यूजर द्वारा दबाई गई सारी की को स्कैन करता है। ये होम्योपैथी में पूछा गया अभी आपको 2025 जो पेपर हो तो फरवरी में, ठीक। की लॉगर्स क्या होता है? तो यह यूजर द्वारा दबाई गई सारी की को स्कैन करता है, उसे हम की लॉगर कहते हैं। कुकीज क्या होता है दोस्तों? कि वेब ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री से यूजर की सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर लेना कुकीज कहलाता है। ये आपके IBPS क्लर्क में पूछा गया। यानी आपके वेब ब्राउजर से जो आपकी सारी हिस्ट्री होती है, आपने क्या सर्च किया, क्या देखा, कहाँ पे देखा, कौन साइट खोली, वो सारी जानकारी दोस्तों कुकीज कहलाती है, ठीक है। तो आपको सर्च करने के बाद दोस्तों इनको डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एंटीवायरस की बात करते हैं। वायरस तो हमने देख लिया। एंटीवायरस देखिए, एंटीवायरस कौन सा था? पहला रीपर के लिए रीपर, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब सिस्टम या डिवाइस में कोई वायरस आ जाता है तो उसे रोकने के लिए एक एंटीवायरस डाउनलोड किया जाता है, ताकि कोई वायरस डिवाइस को प्रभावित ना कर सके, ठीक है। यानी जैसे मान लिया वायरस एक राक्षस है तो दोस्तों एंटीवायरस देवता है, ठीक है। वायरस अगर दोस्तों गुंडा है तो एंटीवायरस दोस्तों हीरो है, ठीक है। चलिए प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग दोस्तों इन्फेक्टिव फाइलों को क्लीन करने के लिए किया था दोस्तों। ये MPCT में पूछा गया था। जैसे क्विक हील हो गया, ट्रेंड माइक्रो होगा, AVG होगा, एवास्ट हो गया, पांडा हो गया, ठीक है। फायरवॉल दोस्तों, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फायरवॉल से पूछते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लीजिएगा, पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फायरवॉल क्या होता है? कि कंप्यूटर में पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को एंटीवायरस की तरह काम करता है दोस्तों ये, ठीक है। जो पहले से दोस्तों सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम, उनको दोस्तों स्कैन करता है, ये एंटीवायरस से भी तगड़ा काम करता है फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है? ये अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। ये जो अनधिकृत लोग आते हैं, जैसे मान लिया आप इसको हैक करने की कोशिश करेंगे ना कंप्यूटर, तो ये फायरवॉल होता है, उसको ब्लॉक करता है, भैया आप नहीं घुस सकते, ठीक है। ये देखिए फार्सिस्ट पूछा गया। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है दोस्तों, हार्डवेयर के तरीके भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर के तरीके भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर हैकर्स के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए दोस्तों? फायरवॉल को, याद रखिएगा ना। SSC HSL में पूछा गया, RRB में पूछा गया। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। ये यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में पूछा गया। यानी इंटरनेट से जो भी डेटा आएगा ना, उसको स्कैन करेगा, देखेगा कि भैया क्या आ रहा, गलत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पासवर्ड तोड़ने के लिए हैकर प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? जो पासवर्ड तोड़ते हैं, मान लिया आपको दोस्तों पासवर्ड है
कोई पासवर्ड बना रखा दोस्तों, उसको कैसे तोड़ते हैं, क्रैकर विधि द्वारा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहते हैं, माइक्रो वायरस। दोस्तों छोटा छोटा वायरस जो होता है माइक्रो वायरस ना, IBPS RRB पीओ पूछा गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को माइक्रो वायरस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों कि फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में पाए जाने वाले वायरस जो बूटिंग के दौरान मास्टर फाइल में पहुंच जाते हैं उसको हम बूट वायरस कहते हैं। यानी बूटिंग के दौरान दोस्तों, हमने बूटिंग पढ़ाया पहले। ठीक है, तो बूटिंग के दौरान ये कहाँ पहुंच जाते हैं, मास्टर फाइल में पहुंच जाते हैं, उसे हम बूट वायरस कहते हैं। कमांड से निकलने वाले वायरस कौन से हैं, तो ले हार्ड वायरस। ठीक है, याद करेंगे। और देखते हैं कि किसी प्रकार का वायरस जो EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड करता है, संक्रमित करता है, मतलब किसी फाइल के साथ में आएगा उसको इन्फेक्ट कर देगा या फिर दोस्तों उसको संक्रमित कर देगा। और इन्फेक्टेड EXE फाइल अन्य EXE फाइलों पर हमला कर उसे संक्रमित कर देती है दोस्तों। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक वायरस। पैरासिटिक वायरस कहते हैं। UPPCL JEE 2019 में पूछा गया। अगला है, कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया था दोस्तों, तो स्पान का। SSC CGL 2018 पूछा गया। चलिए याद रखें दोस्तों, माइकल एंजेलो 1993 में, यह एक बूट सेक्टर वायरस है, अर्थात बूटिंग के दौरान सिस्टम में आने वाला दोस्तों वायरस है। अभी हमने बूट सेक्टर वायरस बताया ना दोस्तों, ये बूट सेक्टर वायरस जब बूट करते हैं, बूटिंग करते हैं, उसके दौरान दोस्तों आता है। तो माइकल एंजेलो पूछा था कैसा वायरस है, तो बूट सेक्टर वायरस। देखिए IBPS RRB में पूछा गया। चलिए तो साथियों चीजें देख ली। अब हम साइबर अपराध के प्रकार देखते हैं। साइबर अपराध के प्रकार देखते हैं। ठीक है, पहला प्रकार है स्पैम ईमेल। ठीक है, स्पैम ईमेल। आप बता दें कि इसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिसमें दोस्तों ऐसे ईमेल भी शामिल होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम स्पैम ईमेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखिएगा कि एक निश्चित पते पर किसी व्यूअर है ना, यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल भेजना दोस्तों स्पैम ईमेल होता है। ये आपके UPPCL में पूछा गया। जंक या अवांछनीय विज्ञापन वाले ईमेल स्पैम ईमेल होते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसमें कंप्यूटर वायरस में आते हैं। ये इससे क्या होता है, कंप्यूटर में आपके वायरस भी भेज सकते हैं। तो स्पैम वायरस दोस्तों, स्पैम ईमेल जो आते हैं दोस्तों, उनको नहीं खोलना चाहिए। स्पैम ईमेल को बिल्कुल भी खोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हैकिंग क्या होता है दोस्तों, हैकिंग क्या होता है, तो आपको बता दें कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। देखिए UPSSC सहायक लेखाकार में पूछा गया कि कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने को क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। किसी कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित कर उसे क्षति पहुंचाना हैकिंग कहलाता है। किसी की निजी जानकारी को हैक करना और उपयोगकर्ता का नाम पासवर्ड और फिर उसमें फेरबदल करना, नाम पासवर्ड चेंज कर लिया दोस्तों, वो भी क्या है, हैकिंग है। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच हैकिंग का अपराध होता है दोस्तों, ये भी आपको UPSI में पूछा गया। हैकर क्या होता है दोस्तों, हैकिंग कौन करेगा, हैकर करेगा। और हैकर क्या होता है दोस्तों, तो हैकर किसे कहते हैं, याद रखिएगा, एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों में अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या नष्ट करने के लिए करता है, उसे हैकर कहते हैं। ठीक है, हैकर कहते हैं। किसको कहते हैं, जो दोस्तों ये अपने ज्ञान का प्रयोग दोस्तों दूसरे कंप्यूटरों के, दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर में जाएगा और वहां से दोस्तों डेटा चुराएगा या फिर उसको नष्ट करेगा, उसे हम हैकर कहते हैं। हैकर दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार लिखा दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, कई प्रकार के ना। इसमें हम कुछ मुख्य देखते हैं, जैसे ब्लैक हैकर। ब्लैक हैट हैकर ये क्या होता है दोस्तों, तो ब्लैक हैट हैकर ऐसा हैकर व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सुरक्षा कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करता है और व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या अन्य दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उनका फायदा उठाता है। यानी दोस्तों ये ब्लैक हैट हैकर होता है, ये क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर सुरक्षा कमजोरी ढूंढता है। यानी कि आपके पास कोई कंप्यूटर है दोस्तों, वो क्या करेगा, जो हैकर होगा वो आपके कंप्यूटर कमजोरियां ढूंढेगा कि कैसे हम दोस्तों इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसकी वित्तीय लाभ इससे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों आपके कंप्यूटर को क्या करता है, लक्षित करता है और आपके कंप्यूटर पे पहुंचकर दोस्तों आपसे पैसे की डिमांड करता है। ठीक है, तो उसे हम ब्लैक हैकर कहते हैं, मतलब जो गलत तरीके से आपके कंप्यूटर को हैक करते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए, तो उन्हें हम ब्लैक हैट हैकर, यानी जो नुकसान पहुंचाने के लिए हैकर होते हैं उनको हम ब्लैक, काले हैकर है ना, मतलब खतरनाक हैं। ये आपको मतलब जो किसी की वेबसाइट को हैक कर ले, ठीक है, बिना बताए और नुकसान पहुंचाएं, ठीक, उनको हम ब्लैक हैकर कहते हैं। ये आपके UPSI में इसका पूछा गया दोस्तों, यूपी पुलिस है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में ब्लैक हैकर के बारे में पूछा गया। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने के इरादा रखते हैं दोस्तों, उनको हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं ना। चलिए दूसरा दोस्तों, व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं, व्हाइट हैट हैकर दोस्तों एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते हैं, उसे हम व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। मतलब देखिए ऐसा थोड़ी नहीं कि सभी हैकर दोस्तों बुरे होते हैं। कुछ हैकर जो होते हैं दोस्तों, कुछ हैकर क्या होते हैं कि दोस्तों ये किसी को अपना मतलब जानते हैं सब कुछ, मगर किसी का कुछ करते नहीं है। मतलब
कह सकते हैं दोस्तों कि ये हैकर क्या होते हैं, ये हैकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन्हें हम वाइट हैट हैकर को एथिकल हैकर्स भी कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ऐसे हैकर जो जिनके इरादे दोस्तों आपराधिक और दुर्भावनापूर्ण नहीं होते। मतलब ये दोस्तों आप पता है कुछ हैकर दोस्तों सरकार की तरफ से भी होते हैं, हर देश रखता है किसके लिए, कि कोई दोस्तों दूसरा व्यक्ति आपके वेबसाइट को हैक ना कर पाए। मान ले दोस्तों भारत के पास हैकर हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ी ना हैकर का मतलब कोई गलत ही होगा कि भैया वो सबके हैक करता। भाई कुछ हैकर ऐसे भी होते हैं ना, मान लो दोस्तों ब्लैक हैट हैकर द्वारा किसी के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की गई तो व्हाइट हैट हैकर इसको बचा रहा ना, तो ये तो अच्छा काम कर रहा ना, हैकर ये भी हैकर ये भी, मगर दोस्तों ये बचा रहा है, तो ये होगा व्हाइट हैट हैकर। मतलब ये किसी की हेल्प करता है कि कोई दूसरा बंदा क्या करे कि किसी कंप्यूटर को हैक ना कर पाए, ठीक है, तो उसे हम व्हाइट हैट हैकर कहते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रे हैट हैकर। ये हैकर क्या होता है, ये हैकर व्हाइट हैकर और ब्लैक हैकर के बीच आते हैं, जो बिना अनुमति के सिस्टम को अवरोधित कर सकते हैं लेकिन नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। मतलब कि आपके बिना पूछे वो आपके कंप्यूटर में घुस जाएंगे मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मौज लिए है, मौज लिया जाए, आज इनके हम देखे थे ना, तो वो मौज लेने वाले, मतलब भाई ये तो वाइट भी हैकर हो गए, मतलब कि नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं और घुस तो गए बिना आपसे पूछे ना आप कंप्यूटर में, तो ये होते हैं ग्रे हैट हैकर, ठीक है। ये ग्रीन हैट हैकर होते हैं, मतलब ये कैसे हैकर हैं, तो ये नौसिखिया हैकर हैं जो सीखने और अपने कौशल को सुधारने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मान लें दोस्तों हैकिंग सिखाया जाता, दोस्तों जो नए बच्चे होते हैं उनको हैकिंग सिखा दी गई, आप कहेंगे भैया अपना प्रैक्टिकल तो करो, आप जाइए किसी साइबर कैफे, मतलब किसी साइबर कैफे या कोई वेबसाइट को हैक करके दिखाइए, तो दोस्तों ये नौसिखिया ये सीख रहा, ठीक, अभी ये परिपूर्ण नहीं है, तो दोस्तों इसको हम ग्रीन हैट हैकर कहेंगे। एक ब्लू हैट हैकर होता है, ये क्या होता है, ये हैकर बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें सिस्टम की सुरक्षा परीक्षण के लिए रखा था। ये दोस्तों बहुत बड़े हैकर होते हैं, ये बाहरी सुरक्षा मतलब ये विशेषज्ञ होते हैं, मान लो समझ लीजिएगा हैकर के मामले में विशेषज्ञ होते हैं जो कि दोस्तों सुरक्षा के लिए रखे आते हैं, अपने सुरक्षा परीक्षण के लिए कि भैया देखिए हमारा सिस्टम है कि नहीं, है ना। रेड हैट हैकर क्या होते हैं, ये हैकर उन ब्लैक हैकर को रोकने के लिए काम करते हैं जो अनैतिक गतिविधियों में शामिल है। मतलब कि ये ब्लैक हैट हैकर को रोकने के लिए काम करते हैं, उनको हम रेड हैट हैकर कहते हैं, ठीक है। समझ गए हैकर के बारे में, सभी चीजें हमने बता दी। चलिए फिशिंग क्या होता है, फिशिंग मतलब दोस्तों फंसना, सीधी बात समझिए कि फिशिंग मतलब फंसना। देखिए बहुत पूछा आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। फिशिंग क्या होता है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास दोस्तों फिशिंग कहलाता है। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया, यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया, फिर यूपी पुलिस में दोस्तों 24 में और 24 एग्जाम में और 19 में, और दोस्तों ये देखिए 2025 में पूछा गया। यानी कि डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना क्या होता है, फिशिंग कहलाता है। फिशिंग मतलब फंसा लेना, नकली चीजें भेज दी, है ना। अब देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, क्या पूछा गया था कि साइबर अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल आईडी या मैसेज भेजते हैं जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग आदि से मिलते जुलते हैं, उसे हम फिशिंग कहते हैं। मतलब आप समझिए जैसे क्या कि एक साइबर अपराधी ने क्या किया, मान लिया दोस्तों एक है HDFC बैंक है, उसी की दोस्तों वेबसाइट बना ली और उसी से मिलता तो दोस्तों क्या ईमेल आईडी बना ली, आपको भेजा कि आपकी नौकरी लग गई हमारे पास, तो आप अपनी इच्छुक हैं, तो भाई कोई भी होगा कहेगा बहुत अच्छा, हम तो बेरोजगार है बैठे रहे हैं, चलो दे दो नौकरी। दोस्तों आपसे सारी डेटा ले लेगा और डेटा लेने के बाद दोस्तों आपको फिर क्या करेगा दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपकी चुरा लेगा, जानकारी आपकी सारी ले लेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है फिशिंग। फिशिंग मतलब फिशिंग से फंसाना, रख लें कि भैया नकली चीज़ें दिखा करके फंसा लेते हैं लोगों को, ठीक है। ये काम आजकल बहुत तेजी चल रहा है, ठीक है। किसी भी लड़की को दिखाया भैया कि हमारे पास नकली चीज़ें, मतलब समझिए फिशिंग तो है कि किसी को दिखा दिया कि नकली चीज़ें दिखा करके भैया हम इतना खर्चा करते, आइए हमसे फ्रेंडशिप कर लीजिए, है ना। ये चीज़ें, ये फिशिंग ही है, तो समझिए आप लोग भी समझिए, ठीक है। इस केवल कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है ना। चलिए आप देखिए किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वह अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से नुकसान हो सके दोस्तों, उसको फिशिंग कहते हैं। देखिए ये परिभाषा IBPS क्लर्क में पूछा गया। आपको बता दें पहला फिशिंग मुकदमा दोस्तों 2004 में कैलिफोर्निया के एक किशोर के खिलाफ दायर किया गया था जिसने अमेरिका ऑनलाइन वेबसाइट की नकल बनाई थी। आप किसी वेबसाइट की नकल बना लेते हैं दोस्तों, फिशिंग ही है, ठीक है। अब दोस्तों फिशिंग के कुछ प्रकार हैं, जैसे पूछाते हैं इमेज फिशिंग। इमेज फिशिंग क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का प्रयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या फिर आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए करने में मदद करने के लिए दोस्तों ये जो हैकर होता है उसे हम इमेज फिशिंग कहते हैं। यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया,
2024 का, ठीक है। यानी कि छवियों द्वारा, छवि मतलब इमेज, ठीक है, मतलब फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके जो हैकिंग होती है दोस्तों, उसे हम इमेज फिशिंग कहते हैं। स्पीयर फिशिंग क्या होता है, ये भी देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया यूपी पुलिस में। स्पीयर फिशिंग क्या होता है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। दोस्तों, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, स्पीयर फिशिंग, ठीक है। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, कैट फिशिंग क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति फर्जी पहचान या नकली प्रोफाइल का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संबंध या बातचीत बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, वो कैट फिशिंग होता है, ठीक है, कैट फिशिंग, ठीक है। आपने दोस्तों लड़की है ना, उसने दोस्तों क्या लिख दिया, एंजल, एंजल क्वीन, है ना, क्वीन, मतलब देखिए लड़कियां भी खुद काली हैं मगर लगाएंगी एंजल, इंस्टाग्राम आईडी बनाएंगी एंजल क्वीन, है ना दोस्तों। इस तरह से लगा करके आप किसी को बहला फुसला रही हैं, है ना, बातचीत कर रहे हैं संबंध बना के, है ना, तो वो सब क्या है, कैट फिशिंग कर रही है ना, कैटरीना वाली फिशिंग, ठीक समझिएगा। कैट फिशिंग क्या है कि अपनी फर्जी पहचान छुपा करके दूसरे नाम से, मतलब ये हमने मजाक किया है, मतलब दूसरे नाम से बना लेना कि आपने अंबानी की आईडी बना ली, है ना, इस तरीके से। चलिए, अगला है स्मिशिंग फिशिंग। क्या स्मिशिंग फिशिंग ये क्या होता है, इसमें एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज का उपयोग किया जाता है। संदेशों में लिंक या फोन नंबर होते हैं जो यूजर्स को धोखाधड़ी वेबसाइटों पर ले जाते हैं या संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि आप उसको मैसेज या फिर टेक्स्ट में कोई लिंक दे देंगे, आप उस लिंक को खोल लेंगे दोस्तों, तो आप धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहां पे दोस्तों आप सारी जानकारी दे देंगे, ठीक है। अगला है व्हेलिंग फिशिंग। दोस्तों, ये क्या होता है, इसमें उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों जैसे कि सीईओ हो गया, सीईएफओ का, उनको निशाना बनाते हैं। यानी कि जैसे कंपनी के सीईओ हो गए, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हो गए, है ना, टेस्ला कंपनी के एलन मस्क हो गए, इनको बड़े बड़े लोगों को दोस्तों, जो कंपनी के हाई प्रोफाइल वाले लोग होते हैं, मैनेजर, है ना, इनको जो मनाते हैं उनको हम व्हेलिंग फिशिंग कहते हैं। विशिंग फिशिंग क्या होता है, इसमें हमलावर खुद को किसी वैध संस्था का प्रतिनिधि बताकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करता, बताएगा भैया हम टाटा कंपनी में काम करते हैं, आप जानकारी दीजिए, आपकी हम जॉब लगवा दी, ये तो सब विशिंग फिशिंग है। क्लोन फिशिंग क्या होता है, इसमें हमलावर एक वैध ईमेल आईडी या वेबसाइट की क्लोनिंग करता है जिसमें यूजर्स को लगता है कि वह एक वैध स्रोत से संवाद कर रहा है जबकि वास्तव में उसकी जानकारी चोरी हो रही थी। यानी जैसे मान लिया दोस्तों, हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप है, ठीक है, किसी ने इसकी क्लोनिंग करके दोस्तों इसी जैसा ऐप बना लिया और फिर दोस्तों उस पर सर्च ये कर रहा, दोस्तों ये क्या हो गई, ये क्लोन फिशिंग है, ठीक है। क्लोन मतलब नकली जैसा बना लेना, उससे क्लोनिंग कर लेना, ठीक है। चलिए, अब की लॉगर्स क्या होता है, की लॉगर्स क्या होता है यार, की लॉगर्स क्या होता है, अपने लॉगिन पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज़ पर जो नज़र लग देते हैं उसको हम की लॉगर्स कहते हैं। की मतलब क्या था, बट आपके कीबोर्ड वाले, है ना, कीबोर्ड, आप कीबोर्ड में कुछ भी दबा रहे हैं, आपके कीबोर्ड को ही पूरा कैप्चर कर लिया। आप जो भी चीज़ें दबा रहे हैं, चाहे आईडी दबाएंगे, बैंक अकाउंट डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, वो सब चीज़ें अगर कोई चुरा रहा है तो की लॉगर्स होगा, ठीक है, उसे की लॉगर्स बोलेंगे। एसएससी सीजीएल में इसकी परिभाषा पूछी गई। साइबर बुलिंग या धमकी। साइबर बुलिंग या धमकी क्या होता है, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग पर, फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस स्तर मजाक उड़ाना ताकि वो तंग हो जाए, ये सब क्या साइबर बुलिंग या धमकी है। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनामी करने, किसी अन्य प्रकार का मानसिक पतन क्या होता है, साइबर बुलिंग कराता, धमकी कराता है ना। ये आपके यूपी पुलिस से एग्जाम में पूछा गया। आपने दोस्तों जैसे होता नहीं, गांव के तो बच्चे होते, जो गांव के दोस्तों बच्चे होते हैं, बचपन में बना लेंगे भाई साहब बादशाह, है ना, डॉन लिख के आईडी, फिर दूसरे धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ठीक, उन्हें पता नहीं कि भैया सोशल मीडिया क्या है, ये आप एक ना एक अपराध कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा, बुलिंग कर रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, किसी दोस्तों आपने मजाक उड़ा दिया, ठीक है, आपने मजाक उड़ा दिया, उसकी उल्टी सीधी तस्वीर लगा करके, ये सब क्या है, साइबर बुलिंग है, ठीक है। तो बदनाम कर रहे हैं किसी को, ये सब साइबर बुलिंग है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाला ऐसा कॉल करता है या संदेश भेजता है जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना। यानी अगर कोई आपके सामने, आपके पास दोस्तों कॉल कर रहा है, ठीक है, संदेश भेज रहा है बार बार, और उसका उद्देश्य है कि आपसे पैसे ऐंठने, दोस्तों वो साइबर स्टॉकिंग होती है। इसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, ठीक है, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश या फिर ईमेल का सामना करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं और दोस्तों मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, और उसका इंटेंशन क्या है कि आपसे हम पैसे ऐंठ लेंगे चाहे जैसे, ठीक है, तो वो दोस्तों साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया 2024 में। डेटा
डिडलिंग क्या है? ये क्या डिडलिंग का अर्थ होता है दोस्तों? ऐंठना या मरोड़, तोड़ मरोड़ करना। डेटा डिडलिंग का अर्थ होता है, डिडलिंग का अर्थ होता है ऐंठना, किसी चीज को ऐंठना या फिर तोड़ देना, मरोड़ देना ना। यानी कि इसमें कंप्यूटर के कच्चे डेटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया था। जैसे आप कोई डेटा प्रोसेस करते हैं ना, कच्चा डेटा, उसी को बदल दिया। अब आप सोचिए, आप कोई डेटा लेकर के आए दोस्तों, उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं कंप्यूटर में, अब उसी डेटा को बदल दिया तो वही डेटा आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। यानी कि इसमें कंप्यूटर कच्चे डेटा को ही प्रोसेस करने से पहले बदल जाता है। जैसे कि प्रोसेस पूर्ण होता है, डेटा फिर से मूल रूप में आ जाता है। डेटा डिडलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले ही उसके दौरान उसका डेटा बदलना शामिल है। यूपी पुलिस एग्जाम पूछा गया। यानी कि मान लो दोस्तों आपने कहा कि ये सीटी है, ये आप ले जाइए, ये दोस्तों सॉफ्टवेयर है, ये आप ले जाइए, और दोस्तों उस सॉफ्टवेयर के नाम पे आपने कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया, सब कुछ ऊपर से वही दिख रहा है, ठीक है, और वो क्या हुआ, नाम बदल के दोस्तों डेटा अब बदल गया पूरा, और दोस्तों ये क्या होगा, ये क्राइम कैसा हुआ, डेटा डिडलिंग बोलेंगे, ठीक है। यानी कि डेटा डिडलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले दोस्तों उसके दौरान दोस्तों डेटा को बदल दिया जाता है, उसे हम डेटा डिडलिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है दोस्तों? यानी कि नकली सॉफ्टवेयर, पायरेसी मतलब नकली, यानी कि नकली सॉफ्टवेयर तैयार करके सस्ते दाम बेचना, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम की अनाधिकृत नकल का उपयोग, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है। बौद्धिक संपदा के बारे में हमने बताया। जैसे आपने कोई दोस्तों सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, आप दोस्तों राजू चौक जाएंगे ना दिल्ली के, वहाँ दोस्तों आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाए। आप फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना, जो भी चाहिए, आप दोस्तों 20-20 रुपये में मिलते थे पहले ना, बहुत पहले मैं गया हूँ तो दोस्तों आपको पता सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर ओरिजिनल खरीद के दोस्तों उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना ले और सस्ते सस्ते दाम में बेच रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, नकली सॉफ्टवेयर बना लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। चलिए, सलामी अटैक का, तो देखिए यूपीएससी में पूछा गया, सलामी अटैक क्या है? इसमें अपराधी धन कमाने हैं तो किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी करता है उस व्यक्ति को इसका पता ही नहीं लगता। यानी कि सलामी अटैक क्या होता है, सलाम साहब, है ना, आपके सॉफ्टवेयर में घुस गए और ऐसी हेरफेर कर दी, आपको पता ही चला, उसको हम सलामी अटैक कहते हैं। टाइम बम क्या होता है? टाइम बम देखा कभी कि भैया समय लगा देता कि इतनी बजे फटना है, तो उसी तरीके से SBI PO में पूछा गया क्या है कि यह स्वतंत्र प्रोग्राम होता है जिसमें प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि वे तभी एक्टिवेट होगा जब कोई विशेष तारीख या घटना आती है। इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण बताऊँ आपको दोस्तों, अभी दोस्तों आपको पता है कि इजराइल द्वारा दोस्तों जो हॉकी टॉकी फोड़े गए थे ना, कि भैया आप समझ सकते, मुझे लग रहा कि वो टाइम बम है कि कब किसकी जरूरत होगी उसी समय इसको हम फोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि आपके कंप्यूटर में कोई चीज़ दोस्तों डाल दी गई वायरस टाइप का, और तो उसमें टाइम सेट कर देगा, हाँ इतने समय ये काम करेगा, तो वो उतने समय ही काम करता है। यानी एक मेलिशियस प्रोग्राम है जो एक निश्चित मानदंड को पूरा होने पर निष्पादित करता है या एक निश्चित फाइल को एक्सेस करता है जब एक निश्चित की संयोजन को दबाया जाता है। यानी कि पहले से बता दिया जाएगा, हाँ इतने समय ये डेटा प्रोसेस होगा, लगा देता और आपके कंप्यूटर में उसको प्रवेश कर देता वो अपने समय पर। जैसे टाइम बम में टाइम सेट करते हैं ना, वैसे समय सेट कर देते दोस्तों, उसी समय ये एक्सेस हो जाता है, उसको हम टाइम बम कहते हैं, ठीक है। चलिए, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है दोस्तों? यह एक अनधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे कि अधिकृत प्रोग्राम हो। मतलब ये एक नकली प्रोग्राम होता है, अंदर से ऐसे दिखेगा जैसे बहुत असली है, एकदम असली है। जैसे आप देखते हैं ना कि आप इंटरनेट पे देखते हो दोस्तों कि बहुत सारे दोस्तों वो मिलते हैं, आपको क्या मिलेंगे भाई साहब, क्या मिलेंगे, अजय देवगन, आपको बता दें बहुत अजय देवगन आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। ऐसे लेंगे दोस्तों, बहुत से ऐसे लगते हैं जैसे एकदम सही हैं, तो वो तो समझ लीजिए ट्रोजन हॉर्स हो रहे हैं, है ना। समझिए कि एक अनधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम कर रहा है जैसे कि अधिकृत हो, ठीक है, तो वो क्या था, ट्रोजन हॉर्स होता है दोस्तों। यूपी पुलिस एग्जाम पूछा गया कि एक अनधिकृत प्रोग्राम जो अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता दोस्तों, ये ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? बम जानते हैं, बम कैसे बरसाते, बहुत तगड़े खूब सारे बम डालना। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है, मान लिया आपका ए व्यक्ति है, बी का दोस्तों वो क्या कर रहा है कि इसकी मेल आईडी दोस्तों बहुत सारे इतने दोस्तों ईमेल भेज देगा, इतने ईमेल भेज देगा, उसका ईमेल अकाउंट ही ठप हो जाएगा। इसको हम ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं दोस्तों। यूपीएससी 2017 में पूछा गया, यानी किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या में मेल भेजना ताकि उसका अकाउंट ठप हो जाए दोस्तों, उसको हम ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं, ठीक है। साइबर कूट रचना यानी क्या होता है दोस्तों कि इसमें कूट रचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर्स या फिर दोस्तों स्कैनर के माध्यम से, मतलब उसकी कॉपी बनाना, ठीक है, कूट रचना कहलाता है, ठीक है। ये किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर के माध्यम से, जैसे नकली नोट छाप रहे हैं, ठीक है। चलिए, साइबर मानहानि
यानी जब मानहानि का अपराध दोस्तों कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया जाए दोस्तों, उसको साइबर मानहानि कहते हैं। ठीक है। वित्तीय अपराध क्या होता है दोस्तों? वित्तीय अपराध यानी कि मोबाइल से पैसे निकाल लिए, पैसे निकालना। ठीक है। यानी ऐसे अपराध जो सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, यानी आपके खाते से दोस्तों पैसे उड़ाते हो, वो वित्तीय अपराध हो गया। ठीक है। बौद्धिक संपदा अपराध, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कि दोस्तों ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, डिजाइन आदि से संबंधित होते हैं, उनको हम बौद्धिक संपदा अपराध कहते हैं। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। वेब हाईजैकिंग क्या होता है दोस्तों? हाईजैकिंग क्या होता है उसको दोस्तों, हाईजैक क्या होता है? जैसे प्लेन हाईजैक क्या होता है? अभी दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस, पूरी ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस, उससे दोस्तों हाईजैक कर लिया। हाईजैक का मतलब क्या होता है कि पूरा नियंत्रण उस पर कर लिया, कब्जा कर लिया। अब दोस्तों अपनी मांग रखा जाएगा, ठीक है, फिरौती ली जाएगी, उसे हम वेब हाईजैकिंग कहते हैं, है ना। कि इसका मतलब क्या, जैसे आप देखिए साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में कर लेता। कोई वेबसाइट है, उसको दोस्तों पासवर्ड तोड़ के उस पर दोस्तों अपना नियंत्रण कर लिया। अब दोस्तों आपसे क्या कहेगा, आपकी वेबसाइट में आपको दे दूंगा, हमें इतने रुपए चाहिए, हमें इतने करोड़ चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन को कब्जा करने के बाद दोस्तों उनसे मांग रखी गई थी पाकिस्तान सरकार से कि हमारे जितने भी लोग थे उनको छोड़ दीजिए ना, उसी तरीके से वेब साइट को हैक करने के बाद आप दोस्तों अपराधी क्या कहेगा, मैं आपकी वेबसाइट को मुक्त कर दूंगा, आप हमें इतने रुपए दे दीजिए ना। यानी साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेब हाईजैकिंग, है ना। वेब हाईजैकिंग का अर्थ होता है कि किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, वेब हाईजैकिंग कहलाता है दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया। ऑनलाइन जुआ आप जानते हैं दोस्तों कि इस अपराध में जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों। आजकल तो ऑनलाइन जुआ आपका साथ है ड्रीम 11 दोस्तों, ये तो लीगल कर दिया गया है ना, कि ड्रीम 11 क्या जुआ ही तो है ना, जूपी कह लो, ये जुआ ही तो है दोस्तों। ठीक है, चलिए बाकी देखते रहिएगा। ठीक है, अगला है ईमेल स्पूफिंग, है ना। ये क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या संस्था को ईमेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया था दोस्तों, उसे ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति हो जाए या फिर व्यवसाय या फिर कोई दोस्तों संस्था हो जाए, उसको दोस्तों ईमेल भेज करके ठगने की कोशिश करते हैं, उसको हम ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। नौकरी या व्यवसाय देने के बहाने पैसों की लूट मांग क्या होती है, इस ईमेल स्पूफिंग कहलाती है दोस्तों। आपको फ़ोन किया गया, ये सॉरी आपको ईमेल किया गया कि आपकी नौकरी मैं लगवा दूंगा, इतने पैसे दे दीजिए, आपसे ठग लिया व्यवसाय के लिए। ठीक, वो क्या है, ईमेल स्पूफिंग है। ठीक है। वायरस फैलना दोस्तों आपको पता है कि साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भेजते हैं जिससे दोस्तों वायरस छिपे होते हैं, और इनमें क्या होता है, वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स शामिल होते हैं। ठीक है। पोर्नोग्राफी का होता है अश्लील चीज़ें दोस्तों। आपको पता होगा कि ऐसा अपराध जिसमें यौन क्रियाएं दिखाकर यौन उत्तेजना द्वारा पीड़िता से गलत काम करवाया था दोस्तों। अश्लील लेखन हो गया दोस्तों, अश्लील चित्र हो गए, अश्लील वेबसाइट, ब्लू फिल्म वगैरह दोस्तों, ये एक पोर्नोग्राफी दोस्तों जो ऑनलाइन माध्यम से परोसी जा रही है। वैसे दोस्तों बहुत सारे वेबसाइट भारत सरकार द्वारा दोस्तों बैन किया गया था। ठीक है, और इन मामलों दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे था। ठीक है, ये बहुत ही शर्म की बात है। ठीक, चलिए। और दोस्तों यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह भारत के साइबर कानून के तहत दंडनीय हो सकता है। ठीक है, यानी विदेशी नागरिक दोस्तों है, भारत में रह रहा है और भारत में सर्वर प्रयोग करके दोस्तों ये अपराध करता है। मान लिया उसने कोई दोस्तों अश्लील वेबसाइट बना ली, अश्लील चित्र करता है, वो पकड़ा जाएगा दोस्तों, भारत के साइबर कानून के तहत उसे दंडित किया जाएगा दोस्तों। ये यूपीएसआई में पूछा गया। चलिए अगला है वेब डिफेसमेंट। वेब डिफेसमेंट क्या होता है, इस अपराध में किसी कंप्यूटर की वेबसाइट में ओरिजिनल होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा पेज प्रवेश करा देता है। मान लिया दोस्तों आपकी कोई वेबसाइट, मान लिया टाटा की वेबसाइट है ना, और उसकी वेबसाइट पे देखिए टाटा लिखा होगा। किसी व्यक्ति ने क्या किया, उसको हैक करके दोस्तों वहाँ पर उसका जो मेन पेज होता है ना, होम पेज, वहाँ पे टाटा हटा के दोस्तों अपना कुछ लगा दिया, फिर दूसरा कुछ पेज लगा दिया, उसे वेब डिफेसमेंट कहते हैं। रैंसमवेयर क्या होता है दोस्तों, रैंसमवेयर क्या होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, रैंसमवेयर एक प्रकार का फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को इनक्रिप्ट करते ही फिरौती मांगने लगता है। यानी फिरौती मांगने के लिए, यानी फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा, उसको अलग तरीके से परिवर्तित कर देगा और फिर आपसे फिरौती मांगेगा। यानी कि फाइलों को इनक्रिप्ट करके फिरौती की मांग कौन करता है, रैंसमवेयर दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। रैंसमवेयर के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। रैंसम क्या है दोस्तों, ये डेटा को इनक्रिप्ट करता है फिर पैसे मांगता है। ये आपके यूपी SSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2025 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने अकीरा रैंसमवेयर को अलर्ट जारी किया था दोस्तों। अभी आपको अकीरा एक रैंसमवेयर आया था दोस्तों, इसके लिए हाई अलर्ट जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा। चलिए, बोटनेट अटैक क्या होता है, 24 नंबर, यह बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई
परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है दोस्तों, यानी कि ये बड़े नेटवर्क पर करता है, बड़े पैमाने पर दोस्तों अटैक नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है दोस्तों, उसे हम बोट नेट अटैक कहते हैं। ये आपके जूनियर असिस्टेंट ने पूछा गया 2023 में। बोट नेट अटैक क्या होता है कि बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क को बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है, उसे हम बोट नेट कहते हैं। देखिए डीडॉस अटैक क्या होता है, डीडॉस अटैक है ना, याद रखिएगा ये आपके यूपीएससी में पूछा गया। ये क्या होता है, यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है जो लक्षित सर्वर, सेवा या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ के साथ लक्ष्य या उसके आसपास के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता दोस्तों, बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता दोस्तों, उसे हम डीडॉस अटैक कहते हैं। ठीक है, यानी कोई लक्षित सर्वर है ना, सेवा है, नेटवर्क है या सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ के साथ लक्ष्य या उसके आसपास बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता है दोस्तों, यानी उसके लक्ष्य को या फिर उसके आसपास के चीज़ों को प्रभावित करता है, उसे हम डीडॉस कहते हैं। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया। या फिर दोस्तों शॉर्ट में देखिए आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था 2023 में और सीजीपीएसएस में क्या कि यह अटैक वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं को लक्षित करता है दोस्तों, इसे हम डीडॉस कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना इसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क को प्रतिबंधित के लिए करते हैं। ये आपको यूपीएससी में पूछा गया, उसको हम डीडॉस कहते हैं। डीडॉस का फुल फॉर्म पूछा गया था यूपी पुलिस एग्जाम में। डीडॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस दोस्तों, सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है दोस्तों। ये आपके होम्योपैथिक में पूछा गया, अभी देखा मैंने बताया ना कि सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है ना, ये चीज़ रखेगा कि ट्रैफिक को दोस्तों बाधित करता है, उसे ओवरलोड कर देता है। ठीक है, सर्वर पर, तो उसे हम डीडॉस कहते हैं। ठीक है, चलिए डीडॉस का आप फुल फॉर्म देख लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब दोस्तों डॉस भी होता है डिनायल ऑफ सर्विस दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस में इसका फुल फॉर्म पूछा गया। आपको बता दें सेवा का पूर्ण रूप से लाभ न उठा पाना डीओएस कहलाता है, यानी कि डॉस कहलाता है। यानी किसी वेबसाइट का इंटरनेट पर उपलब्ध न होने, एरर आने पर, पेज नॉट फाउंड की स्थिति में 404 एरर, ये सब दोस्तों डीओएस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि डीओएस क्या होता है कि सर्वर का पूर्ण रूप से दोस्तों लाभ न उठा पाना डीओएस के अंतर्गत आता है। चलिए जीरो डे अटैक क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें एक ऐसा अटैक जो संभावित रूप से गंभीर सॉफ्टवेयर सुरक्षा कमजोरी का शोषण करता है जिससे विक्रेता या डेवलपर अनजान हो सकते हैं दोस्तों, उसे हम जीरो डे अटैक कहते हैं। यानी कि ये क्या करता है, एक ऐसा अटैक जो स्वाभाविक रूप से गंभीर सॉफ्टवेयर सुरक्षा कमजोरी, जिससे सॉफ्टवेयर में दोस्तों कोई कमजोरी उसका शोषण करता है, ठीक है, जिससे विक्रेता और डेवलपर अनजान रहते हैं, उसे हम जीरो डे अटैक कहते हैं। और बता दें जीरो डे अटैक का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर दोस्तों हमला करने के लिए किया जाता है। ये आपके यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया, इंटरनेट ऑफ थिंग यानी आईओटी पर। ठीक है, बैकडोर क्या होता है दोस्तों, पिछले दरवाजे से, यानी किसी अटैकर के द्वारा मालवेयर का प्रयोग सुरक्षा कमजोरियों को फायदा उठाकर एक पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए क्या था दोस्तों, उसे हम बैकडोर कहते हैं। ठीक है, चलिए यूपी PCL जेई में पूछा गया, फोर्क बॉम्ब क्या होता है दोस्तों, यार के देखिए यूपी PCL जेई में पूछा गया है, एक मिलिशियस या दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर इन्फिनिटी लूप में नई प्रक्रियाएं बनाता दोस्तों, उसको हम फोर्क बॉम्ब कहते हैं। साइबर आतंकवाद आप जानते हैं, अवैध वस्तुओं का क्रय विक्रय दोस्तों, जो चीज़ें बैन है उनको बेचना दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से, वो क्या होता है दोस्तों, अवैध वस्तुओं का क्रय विक्रय। एडवेयर क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का माल जो कंप्यूटर में विज्ञापन प्रदर्शित करता है, जो ऐड आपको दिखाता है, ठीक, ये लीजिए ये ले लीजिए। ठीक है, बॉट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट हो जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है दोस्तों, उसे हम बॉट बोलते हैं। यानी कि स्वचालित एक सॉफ्टवेयर रोबोट होता है जो आप उससे जो बता दें स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची को अपने आप निष्पादित कर लेगा दोस्तों, वो बॉट कहलाएगा। ठीक है, वॉइस टाइपिंग क्या होता है दोस्तों, वॉइस टाइपिंग क्या होता है, वॉइस मतलब आपकी आवाज़, टाइपिंग मतलब टेप करना, टेप रिकॉर्डिंग से टेप कर लेना, कि आप कुछ बात कर रहे हैं दोस्तों उसको टेप कर लेगा। यह तरीका है जिससे दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनाधिकृत रूप से जोड़ा था दोस्तों, वॉइस टाइपिंग कहते हैं। यूपी SI 2017 में पूछा गया। ठीक है, जैसे दोस्तों पहले यूज होता था किसी भी मतलब आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उनके फ़ोन टेप कर लेते हैं ना कि क्या बात कर रहे हैं, इस तरीके से। स्केयरवेयर क्या होता है, 34 नंबर स्केयरवेयर, इसमें इंटरनेट से जुड़े यूजर्स को कोई फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच देते हैं जिससे कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। देखिए स्केयरवेयर क्या होते हैं, जैसे आपके पास आएगा कि भैया ये फ्री में है, ये एंटीवायरस फ्री है, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको इसलिए कहते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर
कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड नहीं करना है। और दोस्तों लालच दिया, आपने कहा फ्री तो है चलो याद कर लेते हैं, कर लिया, आपके कंप्यूटर के अंदर दोस्तों आपके वायरस आ गए, है ना, स्केयरवेयर आ गया। अब ये आपको कुछ भी कर सकता है ना। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है आपको बता दें, अपराधियों द्वारा छद्म रूप धारण कर यूजर की व्यक्तिगत जानकारियां चुराना दोस्तों आइडेंटिटी थेफ्ट होता है दोस्तों। यानी कि गलत तरीके से गलत चीज दिखा करके आपके व्यक्तिगत जानकारी चोरी कर ली, उसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं ना। ये आरबीआई 15 पूछा गया। साइबर एथिक्स क्या होता है तो आपको बता दें कि ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, साइबर एथिक्स बोलते हैं। ये आपका जूनियर एनालिसिस्ट ड्रग्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। डिजिटल मीडिया पर दोस्तों आपका नैतिक व्यवहार कैसा है, उसको खोज को संदर्भित करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर एथिक्स। जीयूस क्या होता है दोस्तों, जीयूस यह एक टूल किट है। क्या है, यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है, पैसों वाली चीजों ना, वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम करता है। दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया 2024 में, उसे जीयूस कहते हैं। देखिए स्मिशिंग क्या होता है दोस्तों, यह किसी प्रकार के टेक्स्ट या मैसेज के माध्यम से फिशिंग करता है। दोस्तों ये मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं, तो यार ठीक है दोबारा से आ गया है दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया। सनबर्ड्स क्या होता है तो ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था दोस्तों, इसे सनबर्ड्स कहते हैं। सनबर्ड्स क्या है, एक ट्रोजन वायरस है जिसे सोलर विंड्स और ओरिजन है ना प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। याद रखिएगा ये क्या है, एक सनबर्ड्स क्या है, ट्रोजन वायरस है ना, वायरस का नाम है ट्रोजन, वायरस का नाम है सनबर्ड्स। ये कहाँ डाला गया था, सोलर विंड्स ओरिजन प्लेटफॉर्म पर, ठीक। ये आपके यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया। अगला है एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन आप बता दें, इसमें हमलावर किसी वेबसाइट के डेटाबेस से में दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल कोड बना डालता है ताकि वह संवेदनशील डेटा तक पहुंच सके और उसे बदल सके, ठीक है। यानी कि कोई वेबसाइट के डेटा में दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल डाल देता है जिससे वो आपके उसके अंदर पहुंच सके, ठीक है। क्रिप्टो जैकिंग का होता है, इसमें हमलावर किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए करता है, यानी कि क्रिप्टो जैसी है ना। जैकिंग का होता है क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग के लिए दोस्तों किसी दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करना, वो क्रिप्टो जैकिंग कहलाता है। फॉर्म जैकिंग का होता है दोस्तों, याद रखिएगा यह फॉर्म में जानकारी चुराने, यह फॉर्म से जानकारी चुराने के लिए जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके वेबसाइट को फॉर्म पृष्ठों का शोषण करता है दोस्तों, फॉर्म जैकिंग कहलाता है। डिजिटल अरेस्ट दोस्तों बहुत फेमस है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डिजिटल गिरफ्तारी एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी अधिकारियों के रूप में पेश आते हैं और डर के जरिए पैसा वसूलते हैं। इसमें अपराधी आपको बताया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ड्रग्स किया है, अनैतिक गतिविधियां की, आप मतलब कि गलत वेबसाइट देख रहे थे, ठीक है, जिससे लोग परेशान होकर दोस्तों उनको पैसे से देते हैं, उनको फंसाया जाता है, तो ये डिजिटल अरेस्ट होता है। हो सकता है आपको वीडियो कॉलिंग करें या फिर दोस्तों आपको कॉल करें, ठीक, उनके जरिए। वीडियो कॉलिंग दोस्तों वो वर्दी वर्दी पहन के आते, सामने से हड़काते हैं, आपको धमकाते हैं, तो वो डिजिटल अरेस्ट है दोस्तों। ऐसी चीज़ें होती है तो आप कंप्लेन जरूर करिए, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट अभी ये करंट में दोस्तों चर्चित है, ठीक है। चलिए साइबर ग्रूमिंग क्या है, ये दोस्तों छोटे बच्चों को लक्षित किया था, ठीक है। आपको बता दें साइबर ग्रूमिंग क्या होता है, इसका सामना बच्चों और किशोरों के द्वारा किया जा रहा एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई यौन उत्पीड़न अथवा शोषण करने के लिए बच्चों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जरिए दोस्तों बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि बच्चों को रिक्वेस्ट भेजेंगे फिर उनसे बातचीत करेंगे बच्चे बन करके, ठीक है। इसमें जाली अकाउंट बनाकर बच्चे जैसा व्यवहार करता है और वह उपहार व मॉडलिंग या फिर जॉब देने का प्रस्ताव रखता है, जिसे दोस्तों वो सोच नहीं पाते और इसके बहकावे में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री अथवा बाल यौन शोषण सामग्री CSAM यानी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को तैयार करना, प्रदर्शित करना और उसका प्रचार प्रसार करना भारत के प्रौद्योगिकी सूचना अधिनियम 2000 के तहत दंडनीय है, ठीक है। चलिए कुछ दोस्तों शब्द आपको बता दें कि हैकर क्या होता है, जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते दोस्तों, ठीक नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है, उसे हम हैकर कहते हैं। SSC सीजीएल में पूछा गया। क्रैकर क्या होता है दोस्तों, ये आपको बता दें कि यह कंप्यूटर तथा कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने में निपुण होता है दोस्तों, उनको क्रैकर कहते हैं, ठीक है। साइबर फंक्स क्या होता है, यह क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ होता है, क्रिप्टोग्राफी का जो विशेषज्ञ होता है उसको हम साइबर फंक्स कहते हैं। फीकर्स क्या होता है, फिरकस क्या होता है दोस्तों, सूचना संचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है उसको हम फिरकस कहते हैं। रूटकिट क्या होता है, ये वे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं जिसका इस्तेमाल
कंप्यूटर पर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, उसे हम रूट किट कहते हैं। टूल किट क्या होता है? किसी मुद्दे की जानकारी देने, उससे जुड़े कदम उठाने या भड़काने के लिए दिए गए सुझावों को दोस्तों डॉक्यूमेंट टूल किट कहलाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, टूल किट गैंग कहते नहीं, टूल किट गैंग है फालतू भड़काने काम कर रहे हैं ना। स्टेनो देखिए, स्टेगनोग्राफी क्या होता है? किसी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल को किसी दूसरी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल में छुपाना स्टेनोग्राफी कहलाता है, मतलब किसी चीज़ को छुपाना। प्रमाणीकरण क्या होता है? यदि आप क्रेडेंशियल पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं, यह कार्य प्रमाणीकरण कहलाता है। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है दोस्तों, आईपीएस में पूछा गया। डिजी लॉकर क्या दोस्तों आपको बताए हैं कि डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है ना। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए दोस्तों नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना। दोस्तों ये यूपी पुलिस में पूछा गया। डिजिटल डिजी लॉकर दोस्तों आपके पास भी होगा। ठीक है, आईओटी दोस्तों इसके बारे में हम बहुत ही विस्तृत पढ़ेंगे। फिलहाल देख लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तु अंतर्जाल कहते हैं, यानी इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से साथ जोड़ना, नेटवर्क साथ जोड़ना, जिससे डेटा भेज सके और प्राप्त कर सके, वो क्या होता है? इंटरनेट। यानी स्मार्ट वॉच क्या है? आईओटी का ही कमाल है। ठीक है, 5 क्या होता है? तो ज्ञान सॉफ्टवेयर बग यानी त्रुटि को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर का होता है? पैच कहलाता है। यानी त्रुटि को हटाने के लिए दोस्तों, रिपेयर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर मिलता है उसे हम पैच कहते हैं। पासवर्ड क्या होता है? वह गुप्त कोड जो कुछ सुरक्षित प्रोग्राम में यूजर को एक्सेस देता दोस्तों, पासवर्ड कहलाता है। आईबीपीएस में पूछा गया। ऑथेंटिकेशन क्या होता है दोस्तों? लॉगिन नेम तथा पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या होती है? ऑथेंटिकेशन कहलाती है। आईबीपीएस में पूछा गया। कंप्यूटर फॉरेंसिक का होता है? अपराधी द्वारा कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की विशेषज्ञता को हम कंप्यूटर फॉरेंसिक कहते हैं। मान लिया अपराधी ने दोस्तों आपकी फाइलें डिलीट कर दी या फाइल डैमेज कर दी, तो उसको पुनः से दोस्तों प्राप्त करना कंप्यूटर फॉरेंसिक कहलाता है। क्रैश क्या होता है? जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि कारण अचानक काम करना बंद कर दे, उसे हम क्रैश कहते हैं। कंप्यूटर क्रैश हो गया, जैसे जहाज क्रैश नहीं होता था, काम करना बंद कर दिया, गिर गया कहीं, है ना, खत्म हो गया, वैसे कंप्यूटर भी क्रैश होता है। पीएनबी में पूछा गया। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? ये दोस्तों अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा का प्रदान करता है दोस्तों, ये आपके आईपी एड्रेस को छुपा देता है। ठीक है, चलिए मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है? डाइजेस्ट दोस्तों क्या होता है? तो यह देश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है। ये दोस्तों देश की एकता अखंडता को कैसे सत्यापित करने के लिए दोस्तों प्रयुक्त की जाने वाली क्या है? एक तकनीकी है। ठीक है, जूनियर सिस्टम में पूछा, जूनियर एनालिसिस ड्रग्स में पूछा गया। ग्रीफर क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें कि ऑनलाइन गेम्स का एक खिलाड़ी जो दूसरे खिलाड़ी को परेशान करता है उसे हम ग्रीफर कहते हैं। ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी दूसरे को परेशान कर रहा है दोस्तों ऑनलाइन जरिए, उसे हम ग्रीफर बोलेंगे। ट्रोल क्या होता है दोस्तों? क्या ट्रोल कर दिया? वह व्यक्ति जो फॉरम, देखिए वह व्यक्ति जो फॉरम पर या चैटिंग के दौरान किसी की कॉपी मिमिक्री करके अथवा किसी अन्य कार्य से बदनामी करता है, उसे हम ट्रोल कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन आपको बता दें कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं और उसे किससे सुरक्षित कर सकते हैं? उसको पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं। जूनियर सिस्टम में पूछा गया था। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री, फिल्में व ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म समेत डिजिटल मीडिया ये किसके अधीन आते हैं दोस्तों? तो ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। जैसे आप वेबसाइट चला रहे हैं, ठीक है, आप कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं डिजिटल, तो वो दोस्तों किसके अधीन आएगा? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। यूपीएससी में पूछा गया। अगला है वायरलेस नेटवर्क में डेटा तथा सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित मानक तथा नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा होता है दोस्तों? WEP, जिसको वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी कहते हैं दोस्तों। SSC 2016 में पूछा गया। अगला है, नोट करके लिख लीजिएगा, ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया जाता दोस्तों, वो किससे संबंधित है? तो IP एड्रेस, यानी किसी भी व्यक्ति से आपको पता है कि आप ईमेल यदि किसी को धमकी देते हैं कि हमें क्या पता, ईमेल से भेजा ना दोस्तों, ईमेल एड्रेस कैसे पता चलता है कहाँ से ईमेल आया? तो IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यदि आपको पता चल जाएगा किस एड्रेस से भेजा गया। देखिए यूपीएससी में पूछा गया। जैसे योगी जी को दोस्तों धमकी मिलती है ना, कि आप उड़ा देंगे, या फिर कोई मान लिया कोई टर्मिनल को धमकी मिली कि ये हम बस स्टैंड उड़ा देंगे, तो दोस्तों वो ईमेल का पता कैसे चले, कहाँ से आया? तो वो IP एड्रेस से। ठीक है, IP एड्रेस दोस्तों हर एक जगह का अलग होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों संस्थागत फ्रेमवर्क, दोस्तों कुछ संस्था हैं उनके बारे में देख लें। जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र, जिसको NCCC कहते हैं, इसकी स्थापना 2017 में नई दिल्ली में की गई। इसके वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय
समन्वयक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर जी। अगला है कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, जिसको सर्ट इन कहते हैं। ये दोस्तों 19 जनवरी 2004 को दिल्ली में स्थापित किया गया था। सर्ट इन को दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत दोस्तों घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में दोस्तों कार्य करने के लिए नामित किया गया था। यानी किसके जरिए? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70 के बी के तहत। ठीक है, आपको बता दें ये साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। ठीक है, सर्टिन किससे संबंधित है? तो साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है। चलिए अगला क्या है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना केंद्र दोस्तों, जिसे हम NCHPC कहते हैं, इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संशोधित 2008 में किया गया था कि धारा 70A के तहत 16 जनवरी 2014 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से बनाया गया। यह नई दिल्ली में इसे महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C। ठीक है, I4C दोस्तों यार की गई, यह इसकी स्थापना दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी कि LEA के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदान करना। ठीक है, अगला साइबर स्वच्छता केंद्र क्या है? CSK। ठीक है, CSK। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग नहीं, CSK। ठीक है, साइबर सुरक्षा केंद्र। आप बता दें कि साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर है ना, जो मालवेयर है दोस्तों विश्लेषण केंद्र है। आपको बता दें है ना, ये बॉटनेट क्लीनिंग के लिए होता है दोस्तों। यार का आपसे पूछ सकता है किसकी क्लीनिंग की जाती है? बॉटनेट और मालवेयर की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया का एक पहल का हिस्सा है। ठीक है, साइबर स्वच्छता केंद्र किसके द्वारा चलाया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए यार रखिए उद्देश्य क्या है? तो भारत में बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना और अंतिम उपयोगकर्ताओं के सिस्टम को सूचित करना, साफ करना और सुरक्षित करना ताकि आगे से संक्रमणों को रोका जा सके। अगला है ट्राई। ट्राई क्या है दोस्तों? ट्राई को बोलते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। 2000 देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी कभी पहले आपके पास बहुत सारे मैसेज आते थे, कॉल आते थे, तो आप DND लगा दो, कहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो, DND लगा दो जिससे कोई भी फोन ना आए। तो यानी कि DND डू नॉट डिस्टर्ब कौन लगाता था दोस्तों? किसके अधीन आता है? ये ट्राई के। ठीक है, यानी एक व्यक्ति कारोबार प्रचार करने वाले फोन संदेश को रोकने के लिए अपने फोन में विवरण पंजीकृत करा सकता है, उसे हम DND कहते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? ट्राई के। अगला है कि साइबर स्पेस पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। इसका प्रथम कॉन्फ्रेंस दोस्तों कब हुआ था? 2011 में लंदन में आयोजित किया गया था। भारत ने वर्ष 2017 में इसके 5वें संस्करण की मेजबानी भी की थी। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे भारत के बिजली क्षेत्र में रेड इको नामक चीनी समूह का मालवेयर अटैक हुआ था। ठीक है, रेड इको द्वारा शैडोपैड नामक एक नए मालवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेड इको द्वारा। ये रेड इको कहाँ पर? भारत में हुआ था, बिजली पर। ठीक है, अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाओं में सोलर विड नामक साइबर अटैक। ठीक है, और भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पर स्टोन पांडा नामक हैकर समूह का हमला हुआ था दोस्तों। ठीक है, आई होप मेरे साथियों बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी।